चलिए लेट्स सी। और हम लोग एक काम करेंगे, जैसे हमारा ऐसे खत्म होता है, फिर एक साइजेबल पोर्शन खत्म होता है, वी विल मेक अ माइंड मैप। एक माइंड मैप बना लेंगे कि भाई हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, तो आप लोगों का थोड़ा लिखना भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बच्चों से बात करता, बोले सर लिखाओ भी थोड़ा सा, और अब ना हमने सारी मेहनत करके चार्ट बनाए हुए हैं, और लेकिन कुछ चीजें हम लोग लिख सकते हैं। हर चीज लिखने के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा हम स्लो हो जाएंगे। ठीक है, सो विल हैव अ मिक्स एंड मैच। नाउ आप मुझे बताइए कि हम लोग मैनुअल की तरफ बढ़ रहे कि ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और तो फिजिकल डॉक्यूमेंट ज्यादा बन रहे कि इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे जैसे कोई भी प्रोग्रेस होता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सारे एडवांटेजेस फ्लो होते हैं, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। कुछ डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं जाने अनजाने से एज वी ग्रो। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बड़ी प्यारी चीज है यार, किसी को भी भेज दो, कहीं से भी एक्सेस कर लो, बड़ा बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इज प्रिजर्व स्टोर्ड ओनली फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखो जो स्टैंडर्ड्स बने ना 2008 के हैं, 2008, और हम लोग यहां पर है 2022, ऑलरेडी 14 साल हो चुके हैं। और 2008 में तो कंप्लीट हुए थे, इसमें से बहुत सारे बने होंगे 2006-7 में। 2008 से लगाया 15 साल पहले की बात है। ये रियलाइजेशन होना जरूरी है, फिर जाकर कभी कभी हम कुछ बातें समझ पाते, खास करके टेक्नोलॉजी वाली बातें। ये लोग बोल रहे बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो स्टोर होता है सिर्फ कुछ ही समय के लिए, मे बी फ्यू आवर्स और मे बी फ्यू मंथ्स। जैसे आप लोग सीसीटीवी जानते हैं, 8 घंटे की रिकॉर्डिंग है, हर 8 घंटे बाद में वो क्या हो जाता है? ओवरराइट, चीजें ओवरराइट हो जाती है। उसी तरीके से अकाउंट्स का भी बहुत सारा डेटा ओवरराइट हो जाता है। जैसे सैलरी कंप्यूटेशन है, सैलरी कंप्यूटेशन, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम 2 महीने का स्टोर करते हैं, 2 महीने का हम लोग स्टोर करते हैं, दैट्स इट। हर महीने सैलरी कंप्यूटेशन होता है, 1 महीने का कंप्यूटेशन डिलीट हो जाता है, 1 महीने का सेव हुआ, 1 महीने का डिलीट हो गया। 2006-7-8 की बात मैं करूं तो तब डेटा स्टोरेज डिवाइसेस बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत महंगे हुआ करते थे, और नेटवर्क भी इतने स्ट्रांग नहीं थे। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। तो स्टैंडर्ड का कहना है, एक नया चैलेंज उठा कि बहुत सारा डेटा तो टेम्पररी है, इट इज गेटिंग ओवर रिटन। अच्छा, ऊपर से कुछ कुछ डेटा तो सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम पे रहता है। मतलब सर, कस्टमर का ऑर्डर आया, सॉफ्टवेयर ने चेक किया गोडाउन में स्टॉक है क्या, चेक किया कस्टमर की क्रेडिट लिमिट है क्या, मैनेजर के सामने एक पॉपअप विंडो डाला कि स्टॉक है हमारे पास में, इसकी क्रेडिट लिमिट भी अवेलेबल है, आप डिसाइड करो कि ऑर्डर एक्सेप्ट करना कि नहीं करना। जैसे ही उसने बोला एक्सेप्ट, उसके बाद में वो विंडो गायब हो गई। ऐसा कुछ हुआ था, इसका कोई स्टोरेज नहीं है। नया चैलेंज है, ऐसी चीज हुई थी, ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में पॉपअप विंडो आया, ओके किया और चला गया। वो विंडो सिर्फ इस मोमेंट ऑफ टाइम पे थी। अब इससे चैलेंज क्या हो रहा है? हमारा ऑडिटर आता है साल खत्म होने के बाद, उसको बहुत सारे महीनों का डेटा तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या हो चुका है? ओवरराइट। और बहुत सारा डेटा कैसा था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो बोले सॉल्यूशन क्या है? तो स्टैंडर्ड में बोला सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, फोन मारने का, कॉल। तुम कॉल करो, तुम कम्युनिकेट करो क्लाइंट से, डियर क्लाइंट, हम लोग ऑडिट पे आते, हमको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है क्योंकि वो ओवरराइट हो चुकी है। एक काम करना, उसको स्टोर करके रख ले अपने पास में। अगस्त, दिसंबर और मार्च, ये 3 महीने का सैलरी कैलकुलेशन तू स्टोर करके रख ले, मैं तेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। सॉल्यूशन हो गया नंबर 1। दूसरा, तुम खुद चले जाओ, तुम खुद चले जाओ हर क्वार्टर में 2-2 दिन, और जो टेम्पररी चीजें तुमको दिख रही है वो देख लो। तो बहुत सिंपल, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया, बहुत आसान था। लेट्स फ्रीज द कॉन्सेप्ट। आपको पहले समझाना है कि ऑटोमेशन की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से एक नया चैलेंज आ गया है। कुछ डेटा तो कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए, और कुछ डेटा सिर्फ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और उसके 2 सॉल्यूशन है बड़े प्यारे प्यारे। या तो क्लाइंट को बोल उसको स्टोर करके रख लेगा, जब मैं आऊंगा तब देख लेंगे, या फिर दूसरा, यू गो एंड सी दैट डेटा, जब भी वो जनरेट होता है, जब भी वो अवेलेबल होता है, आप जाके चेक कर लो। ठीक है, आइए मैं जब नोट करूं, चार्ट्स पे मार्क करूं, आप भी मेरे साथ में। ठीक है,
उसको नोट करते रहिए, मार्किंग करते रहिए। अगर किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है, मैंने अपडेटेड फाइल, ध्यान देंगे, सर्टन डेटा मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली। हम लोग पढ़ रहे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा से क्या इंपैक्ट हो रहा है। सर्टन डेटा में बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली, ठीक है। जैसे सेल्स इनवॉइस एंड मैकडॉनल्ड्स सिर्फ किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ऊपर से वो डेटा सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। कुछ डेटा सिर्फ मंथली बेसिस पे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कुछ डेटा तो सिर्फ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मैचिंग रिपोर्ट वाइल एक्सेप्टिंग कस्टमर ऑर्डर, स्टॉक लेवल है क्या, क्रेडिट लिमिट है क्या, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डेटा आता है। ऑडिटर कैन डू 2 थिंग्स। ऑडिटर 2 चीजें कर सकता है, आइदर रिक्वेस्ट रिटेंशन ऑफ सर्टन इंफॉर्मेशन, कि रिटेन कर लो यार, जब भी मैं आऊंगा तब देख लेंगे, या फिर गो एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। बहुत सिंपल है। मोटा मोटी आपके दिमाग में यह रहना चाहिए, भाई साहब 2 तरह के प्रॉब्लम है और उसके 2 तरह के सॉल्यूशन है। इतना दिमाग में है, इतना अपने लिए सफिशिएंट है, इतना अपने लिए काफी है, ठीक है। देखिए एक बार इसका टेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। The nature and timing of the audit procedure to be used may be affected by the fact that some of the accounting data and other information may be available only in electronic form or only at certain point of time or certain period in time. For example, source documents such as purchase orders, purchase invoices may exist only in electronic form when an entity uses electronic commerce, or may be discarded after scanning when an entity uses image processing system to facilitate storage and references. Certain electronic information may not be retrievable after specified period of time. For example, if files are changed and if backup files do not exist. Accordingly, the auditor may find it necessary as a result of an entity's data retention policies to request retention of some information for the auditor's review or to perform audit procedure at a time when the information is available. देखिए चार्ट को अपनी लैंग्वेज में, अपने बैकग्राउंड में समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इतनी बात भी समझाते हैं, बाकायदा हाफ पेज या फिर 3/4 पेज का पूरा आंसर बनता है। उसका जो जिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो वहां पे कवर्ड है। एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि कभी अगर वो क्वेश्चंस इसमें से निकाले तो हमको अजीब ना लगे। नाउ देखिए ये अब वर्ड अपन ने जब अपना पहला लेक्चर था तभी अपन ने सुना था, और उस पर अब रिसर्च अब हम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू दैट। बड़ा प्यारा वर्ड, जगह जगह पे, हर जगह पे। सबूत हो तो कैसा हो? सबूत हो तो कैसा हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। छोटा सा शॉर्ट नोट है उसके ऊपर, छोटा सा शॉर्ट नोट है, ठीक है। बुक्स आप शेयर कर सकते किसी के साथ तो शेयर कर लीजिए, ठीक है। जो भी बिना बुक के बैठे हैं किसी के साथ शेयर करिए, देखते रहिए। ओके, नाउ अब एक छोटा सा शॉर्ट नोट पूछेंगे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान बांटिए। बोले डन। सबसे पहले आप मीनिंग समझाएंगे। सफिशिएंट मतलब क्या? क्वांटिटी। डेटा एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी। जब तक आप किसी चीज का 30-40% आपके पास में सबूत नहीं रखते, जनरली उसको सफिशिएंट नहीं माना जाता। अगर आप सेल्स चेक कर रहे हैं, कम से कम 30-40% सेल्स कवर करिए, सभी तरह के प्रोडक्ट कवर करिए, सभी तरह के रीजन कवर करिए, तो हम उसको सफिशिएंट मानेंगे। हैव सफिशिएंट एविडेंस। 10,000 सेल के ट्रांजैक्शन है, 1-2 ट्रांजैक्शन आपने देखे, तो मैं बोलूंगा कि आपके पास में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। और फिर एविडेंस कैसा होना चाहिए? अप्रोप्रिएट। क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट, ठीक है। अप्रोप्रिएट मतलब क्या? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब 2 बातें, हम इस पे भी और रिसर्च करने वाले। भरोसेमंद होना चाहिए, रिलायबल। डेटा कैसा होना चाहिए? रिलायबल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो कैसे होते हैं? रिलायबल। रिटर्न में चीजें होनी चाहिए, वो कैसे होते हैं? रिलायबल। तो बहुत सिंपल है। तो पहले हम बताएंगे भाई साहब, सबूत हो तो ऑडिट करने के वक्त हमको जो एविडेंस अवेलेबल चाहिए होता है वो हमारे लिए सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। फिर आप थोड़ी सी और भावनाएं व्यक्त करेंगे। एसेट 200 है, ठीक है, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। एसेट 200 हमको बताता है
कि ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना। क्या देना? ओपिनियन देना। ओपिनियन देना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, वो भी रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस से। रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और उनका कहना है आप हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से ओपिनियन दे पाओगे अगर आपके पास में सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस आपके फाइलों में होगा। जब हर फाइनेंशियल आइटम के लिए आपके पास में सपोर्टिंग एविडेंस होगा आपके फाइलों में, सारे मेजर इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए सबूत है आपके पास, रिलायबल एविडेंस है, कंफर्म किए हुए एविडेंसेस है, तभी जाके आप एक बहुत प्यारा पूरे कॉन्फिडेंस से आप क्या दे पाएंगे? ओपिनियन दे पाएंगे। अच्छा, तो पहले हम लोग उसका मतलब बताएंगे कि भाई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मतलब क्या। फिर हम बोलेंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, ये महामहिम ऐसे 200 मदर ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है वहां पे, बोले वहां पर भी ये बात लिखी हुई है, ठीक है, डन। अब ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट डेटा मिलेगा कैसे? तो बोले सोच समझ के ऑडिट प्रोसीजर्स तय करो। कहां पे हमको इंक्वायरी लगाना है, कहां पे हमको इंस्पेक्शन लगाना है, कहां पे रिकैलकुलेशन लगाना है एंड सो ऑन। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जब एम्प्लॉयज आते हैं तो बायोमेट्रिक्स के अंदर अपना थंब रिकॉग्निशन लगाते हैं। अब थंब रिकॉग्निशन लगाते, थंब से अटेंडेंस लगाते, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। इसका कोई डॉक्यूमेंट बनता है क्या? नहीं। डॉक्यूमेंट होता तो मैं क्या लगाता? इंस्पेक्शन। अब मुझे वहां जाकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा सही में ऐसा होता है क्या, सही में ऐसा होता है क्या, तो मुझे ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा। सोच समझ के ऑडिट प्रोसीजर को आप तय करो। जैसे और एग्जांपल, भाई साहब जिस चीज का डॉक्यूमेंट बनेगा उसी के लिए मैं क्या लगा सकता हूं? उसी के लिए मैं क्या लगा सकता हूं? इंस्पेक्शन। जिस चीज का डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है मैं उसमें इंस्पेक्शन कैसे लगाऊंगा? हो सकता है मुझे जाके क्या करना पड़े? ऑब्जर्वेशन। और एग्जांपल, ठीक है। अब कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, जो बेचने वाले 1 साल के अंदर क्या हो गए? शॉर्ट टर्म। 1 साल के बाद क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है? किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं है, तो क्या मैं इंस्पेक्शन लगा सकता हूं? नहीं। मुझे जाके पूछताछ करनी पड़ेगी, बैठ बेटा सीएफओ, बता तेरा इंटेंशन क्या है? वो बोलेगा शॉर्ट टर्म। क्यों है? क्या रीजंस है? पूछना पड़ेगा। रीजन जस्टिफाइड लगे तो यार तू सही बोल रहा है, रीजन जस्टिफाइड नहीं लगे मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तू झूठ बोल रहा है। तो उनका कहना है सोच समझ के ऑडिट प्रोसीजर तय करो। बोले ठीक है, डन, कर लेंगे तय। अब ऑडिट प्रोसीजर देखो, मैंने सीक्वेंस में ये हम पढ़ के आए, कल हम बोला हम लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने के लिए मेथड्स होते हैं, अभी हमने रिवाइज भी किया आज। ऑब्जर्वेशन से लेके आखिरी में एक्सटर्नल कंफर्मेशन तक। अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करना है क्विकली, चलो सातों एक बार फिर से बताएंगे। हम जाकर चीजों को देखते हैं, वो क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। सेल्स की फाइल निकाली, देखी चीजें, वो क्या हुआ? इंस्पेक्शन। कुछ समझ में नहीं आता, पूछा, क्या हुआ? इंक्वायरी। फिर हमने कैलकुलेशन करने थे, कैलकुलेटर लिया, क्या हुआ? रिकैलकुलेशन। हम जाकर पीसी के ऊपर बैठे, रिपोर्ट जनरेट किया, हुआ रीपरफॉर्मेंस। हमने ग्राफ बनाया, क्या हुआ? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टॉप 10 कस्टमर को बोला बेटा एक काम कर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हमने ये भी सीखा था कल, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं तो हम अलग अलग मेथड्स लगा सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने तो अलग अलग मेथड्स लगा सकते हैं। जो बातें हम पढ़कर आए ना, बस उसी को उन्होंने एक शॉर्ट नोट में डाल दिया है। तो बोले सोच समझ के मेथड सिलेक्ट करो, फिर आपको एविडेंस मिलेगा। एविडेंस आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने से मिलेगा। इस साल बहुत सारा एविडेंस पिछले साल के फाइल से आता है। यस, हम आगे पढ़ेंगे। जो चीजें आप पिछले साल कर चुके हो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हो, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। विल स्टडी अबाउट दिस। फिर कुछ एविडेंस तो प्रीवियस ऑडिटर को बोलते हैं बेटा तू बता कि इस कंपनी में तूने क्या क्या सीखा, अगर तू कंफर्टेबल होगा तो, तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वहां से मिल जाता है। कुछ एविडेंस हमको इंटरनल ऑडिटर से मिल जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एविडेंस के टाइप्स में पढ़ा था। इनिशियल ऑडिट एविडेंस हम लेते हैं, उसके बाद जो एविडेंस और आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल ऑडिट एविडेंस। क्या बोलते हैं? एडिशनल ऑडिट एविडेंस। अगर वो मैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोरैबोरेटिव। मैच नहीं होता तो कॉन्ट्राडिक्टरी। तो बोले एविडेंस आखिरी में जाके कोरैबोरेटिव हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं। कभी कभी तो डॉक्यूमेंट नहीं मिलना भी सबूत है। डॉक्यूमेंट नहीं मिलना भी सबूत है, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं मिलना भी सबूत है। अरे
हमने परचेस किया, ना परचेस ऑर्डर दिख रहा है, ना गुड्स रिसीव नोट दिख रहा है, ना स्टॉक रजिस्टर में एंट्री दिख रही है, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसा है, नकली है। लेट्स फ्रीज वन मोर शॉर्ट नोट, इसमें रिपीटेटिव चीजें थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। क्विकली पहले क्या बताएंगे? डेफिनेशन। सफिशिएंट मतलब सब जवाब देंगे, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। डन। ऐसा रहना चाहिए सबूत, कौन से ऐसे में लिखा है? 200। हमको एक बड़ा प्यारा कॉन्फिडेंट क्या देना है? ओपिनियन, जिसके गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो। 90% कॉन्फिडेंस लेवल मतलब गलत होने के चांस कितने हैं? 10%। ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा कब हो पाएगा? जब एविडेंस कैसा हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। इसके लिए हमको सोच समझ के क्या तय करनी पड़ेगी? ऑडिट प्रोसीजर्स। कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएंगे, कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे, उसके अंदर और तय करना पड़ेगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। अल्टीमेटली ये सब करके हमको क्या मिलने वाला है? ऑडिट एविडेंस। और एविडेंस जब मिलता है तो कभी वो अगर वो मैच कर जाए पहले की चीजों को तो वो क्या होता है? कोरैबोरेटिव एविडेंस। मैच ना करे तो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। और कभी कभी ना मिले तो वो भी अपने आप में सबूत है चीजों को प्रूव करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्विकली कौन सा ऐसे पढ़ रहे साहब? 500। पहला सिंपल सा शॉर्ट नोट था आज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी है। नाउ फाइनली, नाउ इंटरेस्टिंग, देखो जिन्होंने स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बनाए हैं बहुत ही प्यार से बनाए, मतलब धीरे धीरे खुलता ही है। अब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट वर्ड था, इसको इन्होंने खोलना शुरू किया। पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट के बारे में बात की, अब ये और सफिशिएंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, और बार बार कुछ चीजें रिपीट होती है, हमारे लिए अच्छा है ना। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। क्या लगता है आपको इन दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है क्या? क्वांटिटी एंड क्वालिटी, व्हाट डू यू थिंक? क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखिए यस, जहां क्वालिटी कम है ज्यादा क्वांटिटी आपको लगेगी, जहां क्वालिटी कम है क्वांटिटी ज्यादा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे प्यारा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट करने का मौका मिलेगा बैंक ऑडिट। 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में 15 दिन होते हैं मजे के। जो पीएसयू बैंक्स है, खास करके गवर्नमेंट बैंक है, पीएसयू बैंक है, वो अपने ब्रांचेस का ऑडिट मेन ऑडिटर से नहीं करवाते। मेन ऑडिटर से नहीं करवाते, वो बहुत सारे हर ब्रांच का ऑडिट अलग अलग फर्म से करवाते। तो इंडिया की हजारों फर्म्स को बैंक ऑडिट मिलते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ में रजिस्टर करवाना पड़ता है, और फिर रैंडमली रूल्स होते हैं, रैंडमली उसके हिसाब से रैंडमाइज करके ऑडिट मिलते हैं। आप कौन से रीजन के हो, कितनी बड़ी फर्म है, कितने साल से आपको काम मिल रहा था, ये सब सोचकर ऑडिट दिए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया होता है, एकदम राजेशाही थाट होता है। ठीक है, और बैंक वाले आपके ऐशो आराम का पूरा इंतजाम करते हैं। नाउ आप गए ऑडिट करने के लिए एक ब्रांच में, और वो ब्रांच ने जो लोन दिए थे वो थे 500 करोड़ के। 500 करोड़ के लोन थे उनके, इस साल 500 करोड़ के लोन दिए हैं। दे हैव गिवन 500 करोड़। आपने सोचा है कि मैं कम से कम 200 करोड़ के जो लोन्स है उसके डॉक्यूमेंट्स देखूंगा, बराबर एप्लीकेशन आया था क्या, उसकी सिक्योरिटी आई थी क्या, अग्रीमेंट बना था क्या, पैसा दिया क्या, एंड सो ऑन। आप गए मैनेजर के पास, मैनेजर बोलता है अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो, मैं खुद इस बैंक का सबसे बड़ा आदमी, मैनेजर बैठकर आपको सभी लोन जो आप बोलोगे वो लोन पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मैं समझाऊंगा। मैनेजर, जितने लोन आप सिलेक्ट करोगे सबकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखूंगा। मैं तो बोरोर को भी बुला रहा हूं, बोरोर को भी मिल लो, और बड़े लोन्स में तो मैं लेकर चलूंगा उसके फैक्ट्री में, ये देखो पैसा यूज किया है, उसकी फैक्ट्री भी आपको बताऊंगा, उसने जो सिक्योरिटी दी है वो भी ओरिजिनल में आपको बताऊंगा।
बोरर से लेटर रहेगा, हां इतना लोन मिला, इस पर्पस के लिए यूज किया है। आंसू आ गए हमारे। इतना अच्छा एविडेंस, सब इतना अच्छा, साक्षात मैनेजर पूरी बातें बताएगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताएगा, हमको थर्ड पार्टी से मिलवाएगा, उससे लेटर भी देगा। और क्या चाहिए जीवन में? हम भावुक हो गए, हम बैठ गए। ये सब तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बोले इतनी इज्जत तो किसी ने नहीं दी। चेंज 200 करोड़ मैं सोच रहा था, 100 करोड़, 100 करोड़ ओनली। आई हैव चेंज माई डिसीजन। इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, इतनी जबरदस्त क्वालिटी एविडेंस की। आई एम प्लानिंग टू रिड्यूस दी क्वांटिटी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। अगर क्वालिटी बढ़ जाएगी ना जबरदस्त, तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अरे दिल खुश हो गया साहब, बहुत ही मजा आया, एक्सेलेंट। अच्छा, रिवर्स कर सकते क्या? एक जूनियर ऑफिसर फोन मारता है, अबे ओए ऑडिटर, देखो लोन चेक करने क्या? हर लोन का तेरे को स्टेटमेंट भेज दूंगा, जेरोक्स कॉपी, चेक कर लेना। 300 करोड़ के लोन के स्टेटमेंट भेज रहा हूं। तूने तो मेरे को सिर्फ 200 करोड़ के एविडेंस मांगे थे, मैं तेरे को एविडेंस दे रहा हूं कितने करोड़ के? 300। और ज्यादा चाहिए ना, पूरे 500 के मुंह पे फेंक के मारूंगा, इज्जत ही नहीं है कुछ। ही इज ट्राइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड ट्राइंग टू रिड्यूस द क्वालिटी। चलेगा क्या? नो, वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू। क्वालिटी बढ़ेगी तो, अरे क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो सकती है, लेकिन सिर्फ तुम क्वांटिटी बढ़ा दोगे और क्वालिटी कम करोगे, चलने वाला नहीं है भाई साहब। इस पे एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट आना ही है, एकदम फेवरेट। इस पे पूछना ही है कि बताओ क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या रिलेशनशिप है। अगर क्वालिटी बढ़ाओगे तो एक हाथ के लिए मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइसे वर्सा चलने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस नो? अरे यस नो, ठीक है। अब फेमस क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा है ये क्वेश्चन, इतनी बार पूछा है कि हर साल के एमटीपी या आरटीपी कहीं ना कहीं तो ये उतर ही जाता है। यही जो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी, मैंने बोला ना, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग नाम नहीं होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ ऑडिटिंग नाम होना चाहिए। कभी लॉ में आपने फैक्टर्स पढ़े हर चीज के? यहां पे हर चीज के क्या है? फैक्टर्स। अब उन्होंने बोला है आप बताओ कि कहां पे हम लोगों ने एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करना चाहिए और कहां पे कम इकट्ठा करना चाहिए, उसके फैक्टर्स। लो भाई कर लो बात, उसके फैक्टर्स। तो शॉर्टकट है एमआरपी। शॉर्टकट क्या है साहब? एमआरपी, ठीक है। नाउ ये भी सही है, मार्केट में, सुपर मार्केट में कितनी चीजें हम खरीदेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन, अरे दैट डिपेंड्स ऑन एमआरपी। एमआरपी ना भाई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। M stand for materiality of the item. Common sense. M stand for materiality of the item. जो फाइनेंशियल आइटम जितना ज्यादा, अरे जितना ज्यादा मटेरियल होगा, जितना ज्यादा मटेरियल होगा, उसका उतना ज्यादा, अरे उसका उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, हम जब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते तब मटेरियलिटी लेवल सेट करते, देखेंगे हम लोग, आएगा। सपोज हमने मटेरियल लेवल सेट की है 50 लाख रुपए, कितनी है? 50 लाख, और एक ट्रांजैक्शन है 50 करोड़ का। भाई साहब 10 गुना भी नहीं है, कितना है? 100 गुना। मटेरियल लेवल कितना है? अरे कितना है? 50 लाख। और ट्रांजैक्शन कितना बड़ा है? 50 करोड़। ये ट्रांजैक्शन इमटेरियल है कि हाईली मटेरियल है? हाईली मटेरियल है। तो इसके एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करेंगे कि कम इकट्ठा करेंगे? ज्यादा इकट्ठा। कॉमन सेंस, जो आइटम जितना ज्यादा मटेरियल रहेगा उसका उतना ज्यादा एविडेंस हम इकट्ठा करेंगे। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट की इनवर्स? डायरेक्ट। जितना ज्यादा मटेरियल उतना ज्यादा एविडेंस। आर स्टैंड फॉर रिस्क। आर स्टैंड फॉर रिस्क। कॉमन सेंस फिर से मुझे बताइए, फाइनेंशियल आइटम में गलती होने के चांसेस ज्यादा है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो एविडेंस कम इकट्ठा करेंगे कि ज्यादा करेंगे? ज्यादा इकट्ठा करेंगे। जितनी ज्यादा रिस्क रहेगी उतना ज्यादा एविडेंस। पी स्टैंड फॉर
पॉपुलेशन, पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन। सर पॉपुलेशन मतलब सेल्स के सभी आइटम्स टेकन टुगेदर, सभी आइटम्स टेकन टुगेदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। सेल्स का पॉपुलेशन। परचेज के सभी आइटम्स टेकन टुगेदर, वो क्या होगा? परचेज का पॉपुलेशन। डेटर सारे टेकन टुगेदर, वो क्या होगा? डेटर का पॉपुलेशन। बताइए, अगर पॉपुलेशन बढ़ गया, पिछले साल 10,000 ट्रांजैक्शन थे, इस साल 50,000 ट्रांजैक्शन हो गए, 10,000 से कितने हो गए? 50,000। तो हम लोगों ने एविडेंस कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? अरे कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो वापस पॉपुलेशन बढ़ गई तो, अरे पॉपुलेशन बढ़ गई तो एविडेंस बढ़ जाएगा। क्विकली मटेरियलिटी बढ़ गई तो बढ़ जाएगा। आइटम जितना ज्यादा मटेरियल, एविडेंस उतना ज्यादा। रिस्क बढ़ गई तो, अरे रिस्क बढ़ गई तो एविडेंस बढ़ जाएगा, ज्यादा सबूत लगेंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लेंगे। पॉपुलेशन बढ़ गई तो ज्यादा एविडेंस लगेगा। अच्छा, पॉपुलेशन दो तरह की होती है, आपने पढ़ा है बचपन में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मुझे बताइए कि अगर एक जैसे आइटम्स है, अगर एक जैसे आइटम्स है, कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेचती है, एक ही प्रोडक्ट बेचती है, एक जैसे आइटम है, और दूसरी कंपनी है जो 10 तरह के प्रोडक्ट बेचती है, मुझे बताओ कहां पे इनवॉइसेस ज्यादा सिलेक्ट करने पड़ेंगे चेक करने के लिए? जहां पे सब एक जैसे है कि जहां पे सब अलग अलग है? अलग अलग। अगर होमोजेनियस पॉपुलेशन है तो कुछ ही चीजों को चेक करके बोल देंगे सब बराबर है कि नहीं है। अगर हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, कैसी पॉपुलेशन है? हेट्रोजेनस, तो हमको ज्यादा सबूत लगेंगे क्योंकि 10 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स फ्रीज गाइस, लेट्स फ्रीज द शॉर्ट नोट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठा करना है, कौन सी बातों को ख्याल में रखना चाहिए? तो आप सैंड बताएंगे। पहले तो ऐसे 500 बोलता है कि सबूत हो तो कैसा हो? अरे कैसा हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम कर दो, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। फिर हम बोलेंगे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है क्वांटिटी, MRP। M स्टैंड फॉर मटेरियलिटी, R स्टैंड फॉर रिस्क, P स्टैंड फॉर पॉपुलेशन। मटेरियल होगा तो एविडेंस ज्यादा, रिस्क होगी तो एविडेंस ज्यादा, एंड P स्टैंड फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बड़ी हो जाएगी तो एविडेंस ज्यादा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अगर होमोजेनियस होगा तो एविडेंस कम, हेटेरोजेनस होगा तो एविडेंस ज्यादा। देखिए ये पूरी चीज, लैंग्वेज भी ठीक है, यहां पे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। ये हम लोग चैप्टर 4 में या फिर जहां पे मुझे लगेगा वहां पे हम इसको कवर करेंगे। अभी इसमें टाइम है उस डिटेल में जाने के लिए, जब जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चैप्टर 4 में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्विकली कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं? 500 पहले पढ़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पे, फिर पढ़ा शॉर्ट नोट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब हमने पढ़ा सिर्फ किसके ऊपर? अरे किसके ऊपर? सफिशिएंट, ठीक है। चलिए एक जहर हो जाए, करेक्ट। अभी तक कौन सुनाए थे मैंने? निकम्मी और लालटेन, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि कितना गिरा हुआ सुनाया जाए। तो चलो जहर नहीं, एक किस्सा। अपना एक दोस्त है, दोस्त का किस्सा सुनाया था मैंने। तो लाइफ में कुछ ऐसे एकदम काड़ी और अतरंगी दोस्त बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं क्या वो एकदम लाइफ को कूल, काम, रिलैक्स, चिलैक्स बनाते हैं। तो अपना दोस्त है, वो कुछ करता नहीं है लेकिन उसकी हरकतें कांड बन जाती है, करेक्ट। तो उसका एक किस्सा, मतलब किस्से कमी नहीं है। साथ में सीए कर रहे थे। अब आपको पता है ग्रेजुएशन की वैल्यू क्या रहती है, कोई कॉलेज जाता है कि भाई, करेक्ट। तो अपना भी रैंक था लेकिन अपने को 49% थे सेकंड ईयर में, ठीक है। तो कॉलेज एक दिन वो गया और गलती से प्रिंसिपल ने उसको पकड़ लिया, कौन से क्लास में क्या है, अटेंड नहीं करता, उसको जाके क्लास में डाल दिया, अटेंड करो। अच्छा, अपने दोस्त को बचपन से एक शिकायत थी, कभी किसी ने बोले मुझे देखकर स्माइल नहीं किया। तो क्लास में गया, क्लास चल रहा का अकाउंट्स का, सीए वाला बच्चा।
ठीक है, क्लासेस में आधा तो इंटर का अकाउंट्स हो चुका है। भाई सर ने सवाल पूछना शुरू किया, इसने जवाब देना शुरू किया, अलग ही मजा। कन्याओं ने देखकर स्माइल देना शुरू किया, बोले इतना सुकून तो कभी नहीं मिला मेरे को। अगले दिन से रेगुलर कॉलेज जाना शुरू हुआ, क्लास होती रहेंगी, बोले मैं क्या जाऊंगा कॉलेज। एकदम क्लास का सबसे होनहार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति बन गया हो। अब बहुत ही मजा आया, 2 दिन में इतना मजा आ गया। तीसरे दिन फाइनली उसने थोड़ी बातचीत वगैरह की और बोले संडे को शाम को स्नैक्स के लिए मिलते हैं। तो भाई अपने दोस्तों के पास आया, पैसे जमा करना शुरू। बोले बिल तो मैं दूंगा, बिल तो मैं दूंगा। अच्छा, किसी ने कोई ज्ञान किसी को बांटने की जरूरत नहीं है, ज्ञान अपने पास रखे, मेरे को ना दे, ठीक है। भाई ने पैसे जमा किए, शाम को 6 बजे मिलने का समय था। रेस्टोरेंट में गया, देखा कि कौन से टेबल पे कौन बैठे, तो देखकर वहां पे एक नहीं 4 लोग थे। भाई मस्त मौला अपना, बोले मैं तो सोच के आया था 1 to 1 मीटिंग होंगी, यहां तो 1 to many है। बोले कोई बात नहीं, चलो। बातचीत वगैरह हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, लोग ऑर्डर किए जा रहे हैं, इसका कैलकुलेटर भी चले जा रहा है। और लोग ऐसे बहुत बढ़िया ऑर्डर, ये भी लेके आओ वो भी लेके आओ। अपना दोस्त एकदम मस्त मौला, ये इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैंने भी करना चाहिए, ये मेरे लिए भी लेके आओ डेजर्ट ये सब। बोले बिल तो जा चुका है पार। फिर बहुत बढ़िया खाया पिया मजा किया, और अब एंड बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ही एंड आया, इमीडिएटली उसका फोन बजता है, और रेस्टोरेंट से बाहर, और बाहर से बाहर उसको फोन आया, अरे वेर आर यू, अरे इमरजेंसी फोन आया, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, मेरे को जाना पड़ा, तुम लोग प्लीज मैनेज कर लेना। ये बात हमको इतनी खुशी हुई, पैसे तू रख, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब आखिरी मोमेंट पे तूने मौसम बदल दिया एकदम। हमको लगा तू चेकमेट हो रहा है, तू तो करके आया है। करेक्ट, तो लड़कों के लिए तो कन्या उसका गेम ले रही थी, या आखिरी मतलब हमने सोचा ही था कि तू ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलेगा, बराबर। फिर अगले दिन से बराबर क्लास करना शुरू कर दिया। बोले सब मोह माया है। नाउ ध्यान देंगे, लिसन। आप देखिए ऐसे का फ्लो देखिए, पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट पे चर्चा की, फिर किस पे चर्चा की, सफिशिएंट पे। अब आपको समझ में आ गया होगा अगली चर्चा किस पे होगी, अप्रोप्रिएट पे। ये तो पूछने नहीं वाले एग्जाम में, सिर्फ ये स्टार्टर जैसे फिलर है, ये पूछने नहीं वाले, फिलर है। जो बातें हम पढ़कर आए वही चीज है, ये स्टैंडर्ड का फीचर है, जो हम पढ़कर आए वो रिपीट होता रहेगा। खुशी की बात है, अगर यार कोई चीज रिपीट हो रही है, एक बार पढ़ो 2 जगह लगाओ, और क्या चाहिए लाइफ में। वापस बोलते हो लोग, सबूत हो तो कैसा हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। क्वालिटी मतलब 2 चीजें, क्वालिटी मतलब 2 चीजें। एक सबूत रिलायबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलायबल, और रेलेवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। देखेंगे उसका मतलब। फिर रेफरेंस दे रहे हैं, सबूत हो तो कैसा हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी मतलब 2 चीजें, रिलायबल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। और बोले एक ऐसे में नहीं लिखा है, बहुत सारे ऐसे में लिखा है। ऐसे 200 में भी ये बात लिखी है कि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्वालिटी एविडेंस होना चाहिए। ऐसे 330 हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग अभी तक मैंने आपको ऐसे नंबर याद नहीं करा है, आज मुझे याद दिलाना, उसके लिए एक बहुत खतरनाक अपना शॉर्टकट है, ठीक है, उससे हम उसको याद करेंगे। थोड़ा वाहियात सा है, अजीबोगरीब है, ठीक है। ऐसे 200 में बोला है सफिशिएंट, अब सबूत हो तो कैसा हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ऐसे 330 में बोलता है जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाइए, तो पढ़ा हुआ है ना हमने, पहले जाके क्लाइंट के सिस्टम चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर जाके फाइनेंशियल आइटम चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। बोले वो भी ऐसे तय करो ताकि जो आपको एविडेंस मिले वो कैसा मिले, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। और एक चीज मैंने बोला कि इसको अलग से कोई शॉर्ट नोट पूछने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें बताई है। बोले लेकिन एक काम करना, भावुक नहीं हो जाना, भावुक नहीं हो जाना। हमको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, लेकिन टाइम और कॉस्ट बैलेंस करना पड़ता है।
टाइम और कॉस्ट बैलेंस करना पड़ता है। ध्यान रखना, हर चीज का सबूत है मैं हर मशीन जाकर देखूंगा, पॉसिबल नहीं है। मैं हर बड़े ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट जाकर देखूंगा, पॉसिबल नहीं है। मैं हर चीज के लिए एक्सपर्ट को लेकर आऊंगा, पॉसिबल नहीं है। तो बोले बैलेंस करना पड़ेगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस और कॉस्ट और टाइम को बैलेंस करके चलो। जितना आपके पास में बजट है, जितना आपके पास में टाइम है, उसके अंदर जो बेस्ट चीज हो सकती है वो करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं आपकी ऑडिट फीस है 50 लाख रुपए और आपने जो लोग लगाए उसका खर्चा है 1 करोड़ रुपए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस। ऐसा करेंगे तभी जाकर रीजनेबल अश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से हम लोग ओपिनियन दे पाएंगे। कोई शॉर्ट नोट पूछने नहीं वाला, सिर्फ छोटी सी बात की है, अप्रोप्रिएट मतलब क्या वो समझाया है। 2 स्टैंडर्ड बोलते इस बात पे जोर डालते हैं, अच्छा एविडेंस इकट्ठा करो लेकिन बैलेंस करके चलो, तब जाकर अच्छा अश्योरेंस दे पाएंगे। एज आई सेड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी सी द इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, वापस फ्रेमिंग को समझिए। पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, उसके बाद सफिशिएंट, अब किस में घुस रहे हैं? अप्रोप्रिएट। और आखिरी की चीज है अप्रोप्रिएट मतलब सबूत कैसा होना चाहिए? अरे सबूत क्या होना चाहिए? रिलायबल। अब सुनिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या बोला था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। टॉप 10 डेटर को लेटर जाता है, माननीय महोदय आपको सूचित करते हुए अत्यंत खुशी होती है कि आपका अकाउंट सिलेक्ट हुआ है। आपका अकाउंट सिलेक्ट हुआ है ऑडिट के लिए। कृपया करके आपके बुक्स में कितना बैलेंस है सीधा ऑडिटर को भेजे। सीधा किसको भेजे? ऑडिटर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को सबसे रिलायबल एविडेंस माना जाता है क्योंकि उसमें सारे गुण हैं। अब इसको याद रखने का शॉर्टकट बता रहा हूं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को थोड़ा सा इमेजिन किया, मुझे बताइए एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहां से आता है? इंटरनल सोर्सेस से आता है कि एक्सटर्नल? इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। तो वो बोल रहे हैं अगर एक्सटर्नल सोर्स से एविडेंस आएगा, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से एविडेंस आएगा जिसका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, तो वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल रहेगा। क्विकली, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहां से आता है? एक्सटर्नल सोर्सेस। तो एक्सटर्नल सोर्सेस वाला एविडेंस क्या रहेगा? रिलायबल। दूसरा, ये जो आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये ओरल होता है कि रिटर्न होता है? अरे ओरल होता है कि रिटर्न होता है? रिटर्न होता है। कॉमन सेंस, रिटर्न एविडेंस विल बी मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। अच्छा, तीसरा, उसका नेचर डुप्लीकेट होता है कि ओरिजिनल होता है? ओरिजिनल। कॉमन सेंस, ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन डुप्लीकेट। अच्छा, कंपनी को भेजते कि डायरेक्टली ऑडिटर को? ऑडिटर। जो एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर को मिले दैट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू जो एविडेंस कंपनी के थ्रू आता है। और एक एग्जांपल उसमें मुझे बताओ, परचेस का प्रोसेस कैसे चलता है? मैं मैनेजर को बुला सकता हूं, उससे पूछ सकता हूं, यस नो? मैं खुद जाकर भी देख सकता हूं, क्या ज्यादा अच्छा है? खुद जाकर देखना। क्लाइंट को बीच में क्यों लाऊं? यस नो? क्विकली, स्टैंडर्ड आपको बता रहा है, आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे और आपके पास सिचुएशन आएगा, चैलेंज आएगा कि सबूत ज्यादा से ज्यादा रिलायबल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। बताइए कौन से फैक्टर्स है जो सबूत को रिलायबल बनाते हैं, कंपैरेटिवली बाकी चीजों से रिलायबल बनाते हैं? तो बोले सिंपल, किसके बारे में सोचो? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर एविडेंस कहां से आ रहा है? बाहर से, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, तो वो ज्यादा रिलायबल है। अगर किसमें? राइटिंग में, तो ज्यादा रिलायबल है। अगर कैसा है? ओरिजिनल, तो ज्यादा रिलायबल है। डायरेक्टली किसको मिला है? ऑडिटर को, तो ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, वही बात दी है। आइए, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इतने प्यार मोहब्बत से स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग को बनाया गया है, एक एक चीज के अंदर घुस घुस के बताते हैं वो लोग। तो कभी कभी लगता है काहे बता रहे हो इतना घुस घुस के? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। शॉर्टकट, थिंक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। आप सोर्स के बारे में सोचो। अगर आउटसाइड द कंपनी है, एक्सटर्नल सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, जिसके ऊपर हम दबाव नहीं डाल सकते, हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो ज्यादा रिलायबल है। अगर फॉर्म रिटर्न फॉर्म में आता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आता है, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक, कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल है। नेचर, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल है। फैक्स, फेसिमिल्स, फैक्स, फिल्म्स, डिजिटल, इन सब से ज्यादा रिलायबल है।
ऑब्टेन बाय डायरेक्टली अगर ऑडिटर के पास आएगा तो वो ज्यादा रिलायबल है, इज कंपैरेटिवली मोर रिलायबल। ठीक है भाई, प्रीतम जाएगा, हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल। भाई तेरी शादी की बात चल रही थी ना? हाँ सर। करेक्ट। तो सिर्फ फोटो देके चल जाएगा क्या? नहीं सर, बराबर। फोटो से ज्यादा बेहतर है फेस टू फेस मिलना, दैट इज मोर रिलायबल। करेक्ट। बस। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में घबरा जाता हूं मैं। वो आजकल एक आध वीडियो देखा मैंने कि मेकअप कितना होता है। ड्यू रिस्पेक्ट टू लेडीज, सीए के लड़के लड़कियों के पास में ये सब चोचले करने के उनके पास टाइम नहीं होते। बोले मुंह धो के आगे वही बहुत है। बट देन द क्या बोलते डीप मेकअप ऐसा कुछ होता है मेरे ख्याल से। मतलब अंदर आदमी क्या है बाहर क्या है तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। बराबर। सर को बहुत एक्सपीरियंस। बराबर। किया है कि निकाला है। ठीक है, ध्यान दें, ध्यान दें, ज्यादा भावुक नहीं होंगे। ठीक है, ओके। बहुत ही मजा आया सर को। नाउ कंपनी के अंदर के डॉक्यूमेंट्स बकवास होते, बेकार होते, उन पे देखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर के डॉक्यूमेंट भी भरोसेमंद हो सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर, मैंने आपको बार बार बताया था, सपोज सैलरी के लिए 5 एम्प्लॉई है, हाईली ट्रेंड, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको सुपरवाइज करने के लिए 15 साल वाला एक बंदा है। जब वो काम करते हैं उनका काम चेक करने के लिए फाइनल 20 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा है। क्या टीम है! 10 लाख रुपए साल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। हर एम्प्लॉय की जन्म कुंडली इतने रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, बहुत बढ़िया। ये लोग जब रिपोर्ट जनरेट करते हैं ना तो पूरी कंपनी मानती है, क्योंकि इसको बनाने के लोग तरीके जोरदार थे। अगर बनाने का सिस्टम जोरदार था तो इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है। इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है। एग्जाम में आपको पूछेंगे कि भाई बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, आप बताइए कि कौन से सबूत रिलायबल होते हैं, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, तो ये आपको बताना है। फिर आपको बोलना है देखो इंटरनल बेकार होते ऐसा नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितने स्ट्रांग होंगे, बनाने वाले लोग, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, सुपरविजन, रिव्यू जितना स्ट्रांग होगा, उतने डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे? रिलायबल। अब एक केस स्टडी यहां पे मैंने डाली है, सुनिए। हम ऑडिट करने गए, ऑडिट करने गए और हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में पकड़वा दिए हैं। बोले बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स वाले रेड मार के सब लेकर चले गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पागल हो गया क्या? कुछ भी नहीं है? कोई और एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है। क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा इस क्वेश्चन का रिलायबिलिटी से क्या संबंध है। सुनिए, ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर ओके, लेकिन एक बार उसका आंसर पढ़ा तो फिर समझ में आता ओके इस तरीके से कनेक्टेड था। सुनिए, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में आता है? यस। क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कर लो और उस पर ओपिनियन दे दो। हाँ, उसमें के फिगर्स, फिगर्स और फैक्ट्स चेक करना चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हो? कोशिश करो चेक करने की। आउटसाइड कंफर्मेशन, क्या हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है तो? डेटर है ना, डेटर से पूछ लो बैलेंस है क्या, क्रेडिटर से पूछ लो पेबल है क्या, बैंक से पूछ लो बैलेंस है क्या, लोन है क्या, थर्ड पार्टी से पूछ लेंगे। बोले बहुत बढ़िया। और बताइए, और बताइए क्या करेंगे? छोड़ो, बोले क्या करने का, बेकार क्लाइंट है, बोले छोड़ो। हाँ, यस। फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते बोले, तो क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिल्डिंग दिखती नहीं क्या बोले तुमको? मशीन दिखती क्या नहीं बोले? मशीन देख लो, बिल्डिंग देख लो। सर फायर पे एकदम, इज ऑन फायर। अच्छा, और थोड़ी देर वेट करूंगा, और भी कुछ बोलते हैं। मैनेजमेंट
मैनेजमेंट, हम कंपनी के मैनेजमेंट से आखिरी में एक लेटर लेते ही है, हर ऑडिट में लेते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख कर दो, सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख कर दो, ये तो हम करते ही है, लेकिन आखिरी में वी डू इट लास्ट। फाइन। क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछो कि ये इंफॉर्मेशन ले लो वहां से। ओके चलिए मैं बताता हूं, ध्यान देंगे। पहले आपको बताना पड़ेगा इस सिचुएशन में ऑडिट पॉसिबल है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि सबूत जो हमारे पास में मिलेंगे वो रिलायबल होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? रिलायबल। और ये सोर्सेस हो सकते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट को बोलेंगे तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाओ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर आओ, उसका जेरोक्स निकालो, उस पर किसकी सिग्नेचर और स्टैंप होना चाहिए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइन और स्टैंप देने के लिए तैयार है कि ये डॉक्यूमेंट्स का कौन सा कॉपी है? सर्टिफाइड कॉपी, तो ऑडिटर के लिए भरोसा करना आसान हो जाएगा। यस नो, यस नो। लेकिन वो बोले ओ इनकम टैक्स वाले नहीं देते, बोले यही बाकी के जीवन में नहीं देना। इनकम टैक्स से कौन से सेक्शन में लिखा है? बोले देने की जरूरत है, नहीं देंगे। नहीं सुनना। मैनेजमेंट को बोलो तुम सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर उस पर साइन स्टैंप मार के दो, तुम सर्टिफाई कर दो, तुम इसको सर्टिफाई कर दो, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट तो सब सही है बोलेगा, यस नो। फिर जो सर ने बोला था, हार मत मानो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना शुरू करो। डेटर से पूछो कितना बैलेंस है, कितना सेल हुआ था। सप्लायर को पूछो कितना परचेस था, कितना क्रेडिट बैलेंस है। बैंक से पूछो कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, लोन कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। एक्सटर्नल एविडेंसेस जमा करना शुरू करो। हार मत मानो, फिजिकल वेरिफिकेशन करके एविडेंस जमा करना शुरू करो। बैंक स्टेटमेंट ले लेकर रिसीट पेमेंट के एविडेंस मिल जाएंगे। अगर ये सारे एविडेंस आपको मिल गए, अगर ये सारे एविडेंस आपको मिल गए और आपका दिल खुश हो गया कि एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है, तो हम क्लीन रिपोर्ट देंगे। कौन सी रिपोर्ट देंगे? क्लीन रिपोर्ट देंगे। विल गिव क्लीन रिपोर्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम पढ़ के आए थे टाइप्स ऑफ ओपिनियन। क्या पढ़ के आए थे? टाइप्स ऑफ ओपिनियन। सबूत की कमी अगर इक्का दुक्का जगह है तो क्वालिफाई, और हर जगह सबूत की कमी है तो हाथ खड़े कर दो, डिस्क्लेमर, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन। देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पहले देख लो उसके बाद लिखना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सर्टिफाई करके लाओ, वो नहीं मिलेगा तो मैनेजमेंट से सर्टिफाई करके लाओ। हार मत मानो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लो, फिजिकल वेरिफिकेशन करो, रिकंप्यूटेशन करो, मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। दो आपने बता देते, एक आपने बता दिया था। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखकर ले लो। हर ऑडिट में, ऑडिट के एंड में सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखकर सीएफओ का साइन मार के लेते हम लोग। कल कुछ गड़बड़ होना, पहले जेल तू जाएगा, उसके बाद मेरा नंबर लगेगा। अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, यस, कौन सा रिपोर्ट देंगे? क्लीन। लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांस है? दुनिया को बताना पड़ेगा ऐसा हुआ था। इसको हाईलाइट करने के लिए एक पैराग्राफ डालते ऑडिट रिपोर्ट में, ओएमपी, अदर मैटर पैराग्राफ आएगा एक ऐसे में, समझेंगे उसको, ओएमपी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सबूत की कमी हुई तो क्वालिफाई, और जरूरत पड़ी तो डिस्क्लेमर। इक्का दुक्का जगह प्रॉब्लम गया तो, अरे इक्का गया तो क्वालिफाई, भर भर के प्रॉब्लम गया तो डिस्क्लेमर। लेट्स फ्रीज गाइस, ध्यान देंगे। लिसन, आप समझिए पूरे फ्लो को। अगर आप पूरे फ्लो को समझेंगे, पहले किस पे चर्चा हुई? सफिशिएंट एंड, अरे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। फिर किस पे चर्चा हुई? सफिशिएंट। फिर किस पे चर्चा हुई? अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट के अंदर किसकी चर्चा हुई? रिलायबल, रिलायबिलिटी की। और उसके अंदर ये केस, ठीक है, लिखिए इसको, लिखिए पेज नंबर 3.33 पे आपका है, तो वहां पर आप लिखिए। सी इंस्टीट्यूट के काफी सालों पहले एग्जाम में क्वेश्चन पॉपुलर हुआ करता था, फिर से पलट के आ सकता है। अभी रीसेंट अपने क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, क्योंकि रीसेंट एग्जाम्स में नहीं आया, लेकिन मैंने नोट्स में प्रिजर्व करके रखा, भाई पूछ सकते हैं लोग। और प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में ऐसा काफी बार हो सकता है। ओएमपी मतलब अदर मैटर पैराग्राफ। सर एडवर्स कब देते हैं? जब गलतियां बहुत सारी हो जाए। गलतियां अगर इक्का दुक्का जगह हो तो हम क्या करते हैं? क्वालिफाई। और बहुत सारी जगह गलतियां तो क्या करते हैं? एडवर्स। वामसी ने बोला है कंपेयर विथ कॉम्पिटिटर्स, बहुत बढ़िया। सर्टिफाइड कॉपीज, बहुत बढ़िया।
हाँ भाई, कौन सा फॉन्ट नहीं समझा बता दे। मैनेजमेंट WR मतलब मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। WR मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट को बोलेंगे तेरे लेटर हेड पर लिख कर दे कि सारी इंपॉर्टेंट बातें सही है। देखिए आज 6th लेक्चर है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का डोज हमने काफी लिया। अभी फिर भी अभी इस स्टैंडर्ड में कुछ चीजें बाकी है, उसको देखना है। दे विल स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट। देखिए अगर क्वेश्चन आता है, लिख लिया सबने? अब सर ये क्वेश्चन रिलायबिलिटी के ऊपर है, कैसे समझेगा? नहीं समझता है। अगर किसी ने क्वेश्चन देखा हुआ है और ये किया हुआ है तभी उसको क्लिक होगा कि ओके पहले रिलायबिलिटी के बारे में चर्चा करना है, फिर केस का डिस्कशन करना है। 100 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन बैंक में 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको इंटरप्रीट करके ये लिखना है, ये आसानी से पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इंस्टीट्यूट के लोग कभी कभी बहुत ही वाहियात तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं, बहुत ही वाहियात तरीके से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अपना सपोज शॉर्ट नोट रहा। शॉर्ट नोट आपका है रिलायबिलिटी के ऊपर। पहला लाइन, पैराग्राफ का पहला लाइन सिलेक्ट कर लेंगे, कमेंट। अरे पहले लाइन में तो जो बातें लिखी है बहुत जनरल है, और आप कमेंट बोलकर उसमें तो समझ में भी नहीं आता कि फैक्टर समझाने हैं। कभी कभी होता है 20 to 30% क्वेश्चन, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहा तो हम क्रैक कर पाते हैं। क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ रहा तो हम समझ पाएंगे, अच्छा मेरे को पता है तू क्या पूछना चाहता है, मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है। और कभी कभी पहली बार जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूरे इंडिया के बच्चों को प्रॉब्लम जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। 12th की एग्जाम नहीं दे रहे। 120 मार्क में से 10 से 15 मार्क ट्रिकी रहेंगे, अजीबो गरीब रहेंगे। दे विल प्ले आउट ऑफ द बुक्स, आउट ऑफ द रूल्स। मैंने बताया ना, उनको बहुत प्रॉब्लम है। राजीव सचदेवा सर है, वो इंटर संभालते हैं। करुणा बंसाली मैडम फाइनल संभालते हैं। 2 लोग हैं जो पूरे मॉड्यूल संभालते हैं, और जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है पेपर भी वही ड्राफ्ट मारते हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं ऐसा। दे नेवर से दैट। तो उनसे जब भी मैं बात करता हूं तो दे आर, उनके पास में बहुत रिसोर्सेस की कमी है, इसलिए बहुत फास्ट क्वेश्चन ड्राफ्ट करने में ऐसा हो जाता है उनसे। उनको और एक प्रॉब्लम है, बोले प्रोफेसर लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट की चीर फाड़ कर करके वो हर चीज को याद करवा रहे हैं, उसको रिवाइज करवा रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बोले हमारे पास में प्रॉब्लम अब ये हो गया आजकल कि हम कैसा पेपर ड्राफ्ट करें जो बच्चों को डिफिकल्ट जाए, ताकि हम लोगों को फेल कर सके। क्योंकि बोले सच्चाई ये है कि वी कैन नॉट पास एवरीवन, दैट्स अ फैक्ट। हम सबको पास नहीं कर सकते। 12th की एग्जाम थोड़ी है, 12th की एग्जाम नहीं है। बोले बच्चे को जो नॉलेज होना चाहिए, इनडेप्थ होना चाहिए बहुत ज्यादा। तो उस वजह से समटाइम दे कम अप विद क्वेश्चन विच आर वियर्ड। इससे होता क्या है, बोलने के लिए 120 मार्क का पेपर है, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा 105 का ही मिलेगा, क्योंकि 15 मार्क तो खेल गए। एंड अगर आप बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए ज्ञान है। अभी भी बहुत सारे बच्चे 12th की मेंटेलिटी वाले रहते हैं, थोड़े मेंटली वीक रहते हैं एकदम। सर ऐसा का ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 12th में कैसा जितना देख कर गए थे वैसा ही पेपर है, एज इट इज। लेकिन सीए में ऐसा नहीं होगा। आपको शॉक लगेगा पहला क्वेश्चन देखे, रिलैक्स मारने का, चिल, पता है तू मेरे मजे ले रहा है। यहां पे एग्जाम हॉल में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 में से 45 का दिमाग खराब हो जाएगा और वो अपना आपा खो बैठेंगे, और इंस्टीट्यूट वही चाहता है। इसमें से 5 बच्चे रहेंगे कूल काम, ठीक है ना यार। एक क्वेश्चन 120 में से 20 मार्क के क्वेश्चन नहीं है तो भी 100 मार्क बचते हैं। 100 में से भी अगर मैंने 75-80 मार्क का अच्छे सॉल्व किया ना, तो भी अच्छे पास होने के चांसेस है। जो प्रैक्टिकल चलते हैं, माइंडसेट एकदम जोरदार है, बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छा करके जाते हैं। राफेल नाडा नाम सुना होगा आपने, राफा भाई साहब, जीवन में कितने प्रॉब्लम है उसके। टेनिस प्लेयर है मैडम। कौन है रे?
मैं भी कोई टेनिस का फैन नहीं, बस आई रेड द बुक। वो बोलता है पहले, बोले सीक्रेट क्या है, सीक्रेट टू सक्सेस। इसके पहले बॉल पे मैंने क्या किया, मैंने अच्छा शॉट मारा नहीं मारा, मैं सब भूल जाता हूं। आई फॉरगेट एवरीथिंग। इस बॉल के बाद क्या होने वाला वो मैं नहीं सोचता हूं। एवरी आइटम ऑफ माई बॉडी गोज टू द प्रेजेंट बॉल, एंड हर बॉल को जब मैं ऐसे जीता हूं, दैट मेक्स मी द चैंपियन। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात शायद अभी आपको नहीं समझेगी, या फिर किसी को अटेम्प्ट लगा होगा फाउंडेशन में, उसको ही समझ में आएगी। यहां से आगे लाइफ में पहले क्या हुआ उसको भूलकर, आगे क्या होने वाला वो छोड़कर, जो बंदा सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे बेस्ट कर सकता है, ही इज मेंटली सुपर स्ट्रांग। सब छोड़ छाड़ के अगले आधे घंटे में मेरे को क्या करना है, इससे ज्यादा दिमाग में नहीं चलना चाहिए। व्हाट इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, इट इज वेरी इजी टू से, डिफिकल्ट टू डू। बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे बैठे ग्रुप 1 का क्या होगा, इस बार पेपर कैसे आएंगे, वो क्या कर रही होंगी, हाँ, और कुछ वो क्या कर रहा होगा, हे भगवान। यही बाकी था जीवन में, अभी तक सिर्फ पिक्चरों में देखने को मिलता है। करेक्ट, ध्यान देंगे ना, लिसन। लिखो ज्ञान इतना बांटा, लिखो वहां पे ज्ञान अपन बांटते थे बीच में, कहीं तो भी लिखो, फ्रंट पेज पे, आखिरी पेज पे, कहीं पे हेडिंग दो ज्ञान। सीक्रेट टू फेनोमिनल सक्सेस। नंबर 1 लिखना वहां पे ऐसे में, और एक क्लास में आते रहेंगे भाई। सीक्रेट टू फेनोमिनल सक्सेस, उसमें फॉरगेट व्हाट हैपेंड, forget what happened, comma, don't think what will happen, just give 200% for next half an hour. ये एक चीज अगर आपने फॉलो कर ली ना, यू आर गोइंग टू हैव बेस्ट ऑफ द टाइम। बट एज आई सेड, इजियर सेड देन डन। मैक्सिमम टाइम जनता क्या हुआ और क्या होगा, इसमें 50% टाइम तबाह कर देती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले विचार शुरू हो जाते हैं, सोने से पहले विचार शुरू हो जाते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी गोज इनटू इट। जिस दिन आप ये सीख लो, उस दिन से सक्सेस शुरू। नाउ रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, सुनिए। हो सकता है कि बहुत सारे कुछ प्रोफेसर्स के नोट्स में टॉपिक मिले ही ना, पढ़ाते ही नहीं है, अपने मॉड्यूल में है, इट इज पार्ट ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हेवी जाता है तो बहुत लोग बाय बाय कर दे, छोड़ना कौन पढ़ाएगा। इजी इजी चीजें पढ़ाने की मतलब लोड नहीं, बच्चों को भी लोड नहीं, प्रोफेसर को भी लोड नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो लोड ही लोड है फिर। ध्यान देंगे, लिसन नाउ। रेलेवेंट मतलब क्या, सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। सिंपल शब्दों में, जिस चीज में रिस्क थी, जिस पॉइंट में रिस्क था, एग्जैक्टली उस चीज का एविडेंस हम लेकर आ गए तो रेलेवेंट एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल असर्शंस फिर से रिपीट किए थे, आपको मैं याद दिलवा दूं, मैं याद दिलवाता रहूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग के 5 असर्शन लिखा है, मतलब एग्जिस्टेंस, कुछ भी छूटा नहीं होगा, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, वैल्यूएशन, हम ही इसके मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सेल दिख रहा है, असली है, ऑकरेंस, कुछ छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, एक्यूरेसी, सही जगह लिखा है, क्लासिफिकेशन, इस साल का अगले साल नहीं, अगले साल का इस साल नहीं, कट ऑफ। अरे भाई साहब, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में डाउट है, हमको डर लग रहा है कि उसका वैल्यू
उसका वैल्यू बराबर नहीं है, और हम लीगल डॉक्यूमेंट चेक करके आ गए। इज इट रेलेवेंट? इज इट रेलेवेंट? अगर वैल्यूएशन में डाउट है तो वैल्यू कैसे निकलता वो समझ। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जाके कॉस्ट चेक कर, जाके डेप्रीसिएशन रिकंप्यूट करके देख बराबर है क्या, और देख वैल्यू बराबर आ रही है क्या, वो देख। वो देखना जरूरी है, वो देखना जरूरी है, दैट इज वैल्यूएशन। तू क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा है? लीगल डॉक्यूमेंट्स किसके लिए काम आएंगे? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। वो एविडेंस रेलेवेंट होता है जो असर्शन में प्रॉब्लम है, उस असर्शन के लिए वो हो। तो अगर मुझे वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है तो एविडेंस किसके लिए होना चाहिए? वैल्यूएशन के लिए, ना ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए। बस इतनी सी बात है, पूरे चार्ट में इसी के ऊपर बार बार बम्बार्डिंग की है। सुनो, देखो क्या लिखा है। व्हेन ऑडिट एविडेंस फुलफिल्स, कॉमा, अचीव्स पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देन इट इज रेलेवेंट। ऑडिट प्रोसीजर का अगर वो पर्पस कवर करे, उसका मतलब क्या हुआ? व्हेन इट इज एबल टू प्रूव और डिसप्रूव असर्शन वेयर देयर इज अ डाउट। इसी का मतलब जिस असर्शन में डाउट था, जिस पॉइंट में मुझे शक था, उस पॉइंट को बराबर कवर किया है एंड एविडेंस बता पा रहा है कि गलती है कि नहीं, उस एविडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेलेवेंट। 3 एग्जाम्पल देके बार बार इसी चीज को वो हिट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 इन्वेंट्री पे है। बैलेंस शीट में पहले इन्वेंट्री आती है। एग्जाम्पल नंबर 2 डेटर पे है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्रेडिटर पे है। तीनों में वो इसी बात को समझाना चाहते हैं। अब सुनिए, इन्वेंट्री, ठीक है, क्या बता रहे हैं? एक ही बात को बताएंगे कि हर असर्शन के लिए रेलेवेंट एविडेंस अलग होता है, इसका ख्याल रखे। जैसे बोल रहे हैं इन्वेंट्री में क्या समझा रहे हैं? अगर तुमको एग्जिस्टेंस चेक करना है, क्या चेक करना है? एग्जिस्टेंस। गो एंड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, जाकर देखो अपनी आंखों से इन्वेंट्री दिख रही है क्या। दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट एविडेंस। लेकिन अगर इन्वेंट्री के वैल्यू में डाउट है, किस में डाउट है? वैल्यू, तो देखकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको करना पड़ेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आपको लेकर बैठना पड़ेगा एक्सेल शीट, कॉस्ट कैसे निकली, आपको लेकर बैठना पड़ेगा एनआरवी कैसे निकली, और आपको हर प्रोडक्ट के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और आपको समझना पड़ेगा क्या इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, डिफेक्टिव हो चुकी है, डैमेज्ड है, तब जाकर समझेगा। तो एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस अलग है, एग्जिस्टेंस के लिए अलग है, और वैल्यूएशन के लिए अलग है। फिर सुनो, डेटर में समझा रहे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया डेटर से। मैं शांतिलाल कांतिलाल मेहता ये बोल रहा हूं कि मेरे बुक्स में 50 लाख का बैलेंस है, 50 लाख इस कंपनी को मुझे देने हैं। वो लेटर आता है, वो लेटर आया, ये प्रूव करता है कि ऐसा बैलेंस है, ऐसा बैलेंस है, ठीक है। इट प्रूव्स एग्जिस्टेंस, इट प्रूव्स एग्जिस्टेंस। 31 मार्च को 50 लाख का बैलेंस था, 31 मार्च को 50 लाख का बैलेंस था। अप्रैल और मई में 25-25 लाख की रिकवरी हो गई। इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकवरी, सब्सिक्वेंट रिकवरी। डेटर को चेक करने का तरीका है, सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होने में 3-4 महीने लग जाते हैं। अरे अप्रैल और मई में तो पैसा मिल गया, अप्रैल और मई में पैसा मिल गया, इट प्रूव्स डेटर सही है। यस नो? अगर भाई साहब हमारा ऑडिट चल रहा था, जून में खत्म हुआ, अप्रैल और मई में पैसा मिल गया, इट प्रूव्स ऑडिट कि डेटर का बैलेंस सही है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रूव्स एग्जिस्टेंस, प्रूव्स एग्जिस्टेंस। सब्सिक्वेंट रिकवरी प्रूव्स एग्जिस्टेंस। इट ऑल्सो प्रूव्स वैल्यूएशन कि डेटर भाई 50 लाख का बराबर था। बट इट डजंट प्रूव वन थिंग। सब्सिक्वेंट रिकवरी की बात कर रहा हूं। हमारे बंदे ने डेटर के बैलेंस लिए और बोला देखो ये पैसे मिले, ये पैसे मिले, ये पैसे मिले, सब बता दिया। इट डजंट प्रूव कट ऑफ। सर डेटर तो बैलेंस है, बैलेंस में तो कट ऑफ का नहीं था। लेकिन उन्हें थ्योरी लिखते वक्त
कट ऑफ जोड़ दिया। कट ऑफ मतलब इस साल के ट्रांजैक्शन अगले साल नहीं गए, अगले साल के इस साल नहीं आए, उसको हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ। सुनो ध्यान से, वापस बता रहा हूं। क्लाइंट हमको लेकर बैठा, मेजॉरिटी डेटर सबकी उसने हमको रिकवरी चेक करवाई, सबकी रिकवरी चेक करवाई, बोले 90% डेटर पैसा मिल चुका है। इट प्रूव्स कि डेटर असली है एंड इट प्रूव्स का उसका वैल्यू भी सही है, बट इट डजंट प्रूव कट ऑफ। हो सकता है अप्रैल के महीने के डेटर उसने 31 मार्च को ले लिए और उसकी रिकवरी हमको बता दी। डेटर की लिस्ट लेकर बैठा और उसकी रिकवरी चेक करवा दी और हमको बोल रहा है देखा साहब एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया, देखा साहब वैल्यूएशन प्रूव हो गया, लेकिन बेटा कट ऑफ प्रूव नहीं हुआ। हो सकता है तू अगले साल के डेटर को इस साल लेकर आया है, ऐसा भी हो सकता है कि इस साल के डेटर अगले साल चले गए हो, तो उसको चेक करने का तरीका अलग रहेगा। बोले कैसे? इस साल के आखिरी 10 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर, गलती से भी अगले साल के डॉक्यूमेंट्स होने नहीं चाहिए। अगले साल के 10 ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर, अगले साल के 10 सिलेक्ट कर, इस साल के दिखने नहीं चाहिए। अरे वो क्या मैसेज देना चाहते पता है आपको? वापस एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन का एविडेंस अलग होता है और कट ऑफ का एविडेंस अलग होता है। हमेशा रेलेवेंट एविडेंस निकाले। अगर आपको कट ऑफ में डाउट है तो आपको अलग प्रोसीजर लगानी पड़ेगी और एविडेंस भी अलग होगा। सुनो, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस का एविडेंस अलग, वैल्यूएशन का अलग, डेटर के एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन का अलग, कट ऑफ का अलग। एक ही बात पे फोकस है, असर्शन अगर बदल जाएगा तो उसका एविडेंस भी बदल जाएगा। अरे बात समझी क्या? लेट्स फ्रीज, ध्यान देंगे। क्या पढ़ रहे हम लोग? रेलेवेंस। अरे क्या पढ़ रहे हैं? रेलेवेंस। सबूत रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब जिस असर्शन में रिस्क है बराबर उसके लिए होना चाहिए। असर्शन बदल जाता है तो उसका एविडेंस बदल जाता है, उसकी ऑडिट प्रोसीजर बदल जाती है। यही उन्होंने समझाया इन्वेंट्री में, फिर यही उन्होंने समझाया डेटर में। अब उनका मन नहीं भरा, ये स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग है, उनका मन नहीं भरा। अब क्लाइमैक्स है, ठीक है? अब ये समझाते हैं, अब ये क्लाइमैक्स है जिसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। यही उन्होंने समझाना है क्रेडिटर में। किसमें समझाना है? क्रेडिटर में। अब आप बताइए, लगाइए दिमाग में, आपको पूछता हूं। एक लिस्ट है क्रेडिटर की, 100 क्रेडिटर है। कितने क्रेडिटर है? 100 क्रेडिटर है और 100 करोड़ का बैलेंस है टोटल। आपको यह शक है कि क्रेडिटर इज ओवर स्टेटेड, मतलब आपको यह शक है कि यह लिस्ट में जो क्रेडिटर है वो नकली है, झूठे हैं, नकली है। आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और क्या एविडेंस लोगे? 100 करोड़ की लिस्ट है क्रेडिटर की, 100 क्रेडिटर की, और नकली है, झूठे है, एग्जिस्टेंस में डाउट है। आप क्या एविडेंस लोगे? थोड़ा सोचेंगे, बताइए मुझे। क्रेडिट परचेस, ओके। जो गुड्स आए वो सही में मिले क्या? सही में गुड्स आए क्या? ट्रांसपोर्टर ने रिसीट है क्या उसकी? परचेस इनवॉइस देखेंगे, जीआरएन देखेंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स का लेजर चेक करेंगे। सुनो, अगर मेरे दिमाग में आता है क्रेडिटर की लिस्ट है, रैंडमली मैं 10 क्रेडिटर सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले उसको मैच करूंगा लेजर से, कि जो बैलेंस है वो किससे मैच होना चाहिए? लेजर। अब मैं लेजर खुलवाऊंगा, लेजर के अंदर जो बड़ी बड़ी एंट्रीज है परचेस की, उसके डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए, परचेस इनवॉइस, जीआरएन दिखना चाहिए, गुड्स आए। ये प्रूफ करेगा कि बैलेंस असली है, बैलेंस असली है। मैं क्रेडिटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाऊंगा, लिख कर दे इतना बैलेंस है। सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक करूंगा, बराबर पेमेंट हुआ है क्या? इट इज गोइंग टू प्रूव कि क्रेडिटर असली है, क्रेडिटर असली है। देखो मैंने क्या क्या, सुनो, क्रेडिटर की लिस्ट ली, रैंडमली 10 क्रेडिटर को सिलेक्ट किया और फिर मैंने वो 10 क्रेडिटर के सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। लेजर को मैच किया, लेजर खोल के ट्रांजैक्शन के एविडेंस निकाले, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसका पेमेंट हुआ क्या। अब मैं कहानी चेंज कर रहा हूं, अब ये कहानी इंटरेस्टिंग है। क्रेडिटर की लिस्ट है, वही लिस्ट है, और मेरे को यह शक है
कि लिस्ट इनकम्प्लीट है, क्रेडिटर्स आर अंडरस्टेटेड, आधी अधूरी लिस्ट है। अब कहानी बदल गई है। ये 100 क्रेडिटर दिख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है इसके अलावा भी कोई क्रेडिटर है जो हमको बताए नहीं गए हैं। अब मैं कैसे चेक करूंगा? अब मैं कैसे चेक करूंगा? आपको रिस्क समझी क्या? अब रिस्क है कंप्लीटनेस में। अब मुझे डर लग रहा है कि क्रेडिटर इज इनकंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा? परचेस ऑर्डर चेक करेंगे कि कोई परचेस ऑर्डर छूट तो नहीं गया। पेमेंट्स चेक करेंगे कि पेमेंट हुआ है लेकिन क्रेडिटर दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अकाउंट टैली करके देखेंगे। कौन सा, किससे टैली करेंगे? पूरा लेजर लेकर बैठेंगे कि लेजर का हर बैलेंस आया है क्या? ओके, स्टॉक और परचेज देखेंगे कि ईयर एंडिंग के रिपोर्ट्स देखेंगे। पता है जीएसटी, आप लोग सब सही बोल रहे, सिर्फ एक कड़ी है जो पकड़नी है आपको। मुझे बताइए, मुझे सैंपलिंग लगानी है। पहले मैंने सैंपलिंग क्या लगाई थी? लिस्ट में से कुछ क्रिएटर सिलेक्ट किए, उसके लिए सबूत निकाले थे। यस नो? फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बेस बनाया था मैंने, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बेस बनाया था, उसमें से रैंडमली कुछ चीजें सिलेक्ट की थी और उसके लिए सबूत निकाले थे। आई वॉज गोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू सपोर्टिंग एविडेंसेस। फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करना था कहीं ये नकली तो नहीं है, तो मैंने बेस किसको बनाया था? फाइनेंशियल रिकॉर्ड को। रैंडमली क्रिएटर सिलेक्ट करके उसके लिए मैंने सबूत निकाले थे। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में क्या होगा? जहां मुझे डर लग रहा है कोई छूट तो नहीं गया, दूसरे में क्या होगा? बहुत बढ़िया। दूसरे में डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग विल चेंज। अब मैं रैंडमली परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करूंगा, उसकी अकाउंटिंग हुई है ना। रैंडमली परचेस इनवॉइस चेक सिलेक्ट करूंगा, हुआ है ना। आखिरी मंथ के डॉक्यूमेंट्स, आखिरी मंथ के मैं देखूंगा आखिरी में कौन से गुड्स आए, आखिरी में कौन से परचेस हुए, वो कवर हुए है ना। माय डायरेक्शन ऑफ चेकिंग विल चेंज। पहले मैं गया था लिस्ट से सिलेक्शन और फिर एविडेंस निकाले, अब मैं एविडेंसेस से सिलेक्शन करूंगा और देखूंगा लिस्ट में आया है क्या। फर्क समझ रहे आप दोनों में? जैसे बच्चों की अगर लिस्ट है, ये असली बच्चे हैं क्या, तो मैं इसमें से लिस्ट में से कुछ चुनूंगा और देखूंगा असली में है क्या। लेकिन अगर मुझे देखना है लिस्ट इनकम्प्लीट तो नहीं है, तो मैं रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा बता लिस्ट में कहां है। क्या चेंज हो गया? डायरेक्शन ऑफ चेकिंग, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल लेवल पे भी कभी कोई बच्चों को नहीं समझता। जैसे ही हमारी रिस्क बदली, हमारा डायरेक्शन ऑफ चेकिंग बदल गया वापस। अब ध्यान सुनो, मैं समराइज कर रहा हूं। कभी भी अगर आपके मन में डाउट है फाइनेंशियल जो डिटेल्स है उसके असलियत पे, उसके एग्जिस्टेंस पे, तो आप रैंडमली चीजें इसमें से सिलेक्ट करो और सपोर्टिंग एविडेंसेस से मैच करो। लेकिन आपके मन में अगर डाउट है कंप्लीटनेस को लेकर कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, तो आप रैंडमली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चुनो, आखिरी महीने के डॉक्यूमेंट्स को चुनो और देखो लिस्ट में कवर हुए हैं क्या। दोनों चीजों को चेक करने का तरीका अलग है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है सबूत हो तो रेलेवेंट हो। क्रेडिटर में कुछ तो भी करके आ गए बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, तो आप कभी भी चीजों को बराबर चेक नहीं कर पाओगे। देखिए, आइए इस पे देखिए, इन्वेंट्री में क्या लिखा है? वी कैन चेक एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री बाय अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। बोले ठीक है, बट इट मे नॉट बी सफिशिएंट। लेकिन इससे आपको सफिशिएंट टू चेक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एग्जिस्टेंस चेक करना है तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे क्या चेक नहीं हो रहा? वैल्यूएशन।
उसके लिए आपको करना पड़ेगा कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। फिर डेटर में देखिए, डेटर में देखिए सब्सीक्वेंट रिकवरी ऑफ डेटर प्रूफ करता है, सब्सीक्वेंट रिकवरी प्रूफ करता है कि डेटर रियल थे, दे एग्जिस्टेड, उनका अमाउंट भी सही था, वैल्यू भी सही था, लेकिन इट डजंट प्रूव विच ईयर दिस डेटर्स बिलोंग। हो सकता है इस साल के डेटर अगले साल चले गए, हमको पता भी नहीं चलेगा, अगले साल के इस साल आए और हमको सिर्फ रिकवरी बता दी, पता भी नहीं चलेगा। इट डजंट गिव यू एविडेंस अबाउट कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में आपको एविडेंस मिलता नहीं है। अब ज्यादा लोड नहीं लेना है। कोई बच्चा बोलेगा सर कट ऑफ तो ट्रांजैक्शन का असर्शन होता है, यहां कैसे आएगा? थ्योरी यही है। लिखने वाले भावुक हो गए, लिखने वाले भावुक हो गए, भावनाओं को समझो। बस वो बताना चाहते थे इस साल का अगले साल नहीं गया, अगले साल का इस साल नहीं आया, इससे चेक होता नहीं है। इतना लोड नहीं लेना है। दिस इज नॉट लॉ, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल पेपर। ऐसे वर्ड्स ऊपर नीचे हल्के फुल्के होते, कॉन्सेप्ट क्लियर है, भावनाएं क्लियर है, सफिशिएंट। हमको यह सोचना है कि वो बोलना क्या चाहते हैं। बस वो ये समझाना चाहते हैं हर असर्शन को चेक करने का तरीका और उसका एविडेंस अलग है, इसीलिए असर्शन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। ना लिसन, क्रेडिटर की बात करते हैं। चेकिंग ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर, वेदर क्रेडिटर्स, इसका मतलब वेदर क्रेडिटर्स इंक्लूड फेक क्रेडिटर्स, दैट मींस डाउट इन एग्जिस्टेंस। हमको डर लग रहा है कि क्रेडिटर्स क्या है? ओवर स्टेटेड। मतलब हमको डर लग रहा है किसमें? अरे किसमें? एग्जिस्टेंस। हमको एग्जिस्टेंस में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे देखो, रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर विल बी टू सिलेक्ट क्रेडिटर्स फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट and then match it with other documents such as purchase orders, receiving report का मतलब ही होता है GRN, purchase invoices, payment in back statement। हमने जो सिलेक्शन किया वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से सिलेक्शन किया, क्रेडिटर्स फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बाजू में देखो, अगर हमको शक है क्रेडिटर्स आर अंडरस्टेटेड, क्रेडिटर्स आर अंडरस्टेटेड, इसका मतलब there is a doubt some creditors are incomplete, creditors are unrecorded, affecting completeness. A relevant audit procedure would be include some selecting some supporting documents like unmatched or year end purchase order। सर ये क्या होता है unmatched? सुनो, आपने देखा है बचपन से बिल का कंटिन्यूस नंबरिंग होता है? यस नो, यस नो, क्यों होता है? बिल ऐसा भी तो हो सकता था बिना नंबर की सादी बिल बुक, सादी बिल बुक होती, कस्टमर क्या फर्क पड़ता? क्यों बिल नंबर होते हैं? प्री नंबरिंग इसलिए होती है कि कहीं पे अगर कोई बिल मिसिंग है तो पता चल जाएगा कि कोई बिल मिसिंग है। 421, 422, 423, 424, 425 गायब है तो पता चल जाता है कि एक इनवॉइस मिसिंग है। सुनो, जो आप बचपन से देखते आए हैं दैट इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नहीं तो गल्ले पे एक बंदा बैठा है, उसने बिल बनाया 500 रुपए का, बिल फाड़कर फेंक दिया और 500 रुपए जेब में, ना एंट्री हुई कैश बुक, बिल बुक कैश बुक में, ना गल्ले में पैसा गया, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर प्री नंबरिंग है तो कोई चीज मिस नहीं होती, कोई चीज मिस नहीं होती। हमारे परचेस ऑर्डर प्री नंबर थे, अभी भी हमको दिख रहा है अनमैच परचेस ऑर्डर, मतलब ऐसे परचेस ऑर्डर जिनकी अकाउंटिंग नहीं हुई है, अभी तक उनकी अकाउंटिंग नहीं हुई है, ऐसे परचेस ऑर्डर निकालो। ये मिसिंग क्रेडिटर हो सकते हैं, ये मिसिंग क्रेडिटर हो सकते हैं। लिखा है वहां पे अनमैच्ड ईयर एंड परचेस ऑर्डर। कौन से परचेस ऑर्डर है जो अभी तक बराबर अकाउंटिंग नहीं हुई है? निकालो, आपको मिसिंग क्रेडिटर मिल सकते हैं। आखिरी के परचेस ऑर्डर देखो, आपको मिसिंग क्रेडिटर मिल सकते हैं। आखिरी के रिसीविंग रिपोर्ट GRN देखो, साल खत्म होने के बाद के बड़े बड़े पेमेंट देखो, कहीं क्रेडिटर मिस तो नहीं हो गया, अगले साल तो नहीं चला गया, और फिर उसको क्रेडिटर से मैच करो। खास चेंज क्या पड़ा? डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग हैज चेंज्ड। लेट्स फ्रीज। जब भी आपके मन में डाउट होगा एग्जिस्टेंस में, डायरेक्शन होगा लिस्ट टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जब भी आपको लिस्ट होगा कंप्लीटनेस में, डायरेक्शन चेकिंग होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू लिस्ट।
रेलेवेंट एविडेंस चेंजेस। अरे हवा लगी क्या? यस नो? इंटरेस्टिंग पॉइंट, वी कैन ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डिफरेंट नेचर फॉर सेम असर्शन। एक ही चीज को प्रूव करने के लिए आपके पास मल्टीपल एविडेंस हो सकते हैं। एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए कंफर्मेशन भी है, एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए सब्सिक्वेंट रिसीट्स भी है, एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए पिछले साल से कंपैरिजन भी है। एक ही चीज के लिए मल्टीपल एविडेंसेस होते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। एक ही चीज को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल चीजें हैं। नाउ सुनिए, अभी ये सिर्फ ओरली हम लोग देखेंगे, इसके डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। एक ऐसे आएगा उसमें जाने वाले हैं, सिर्फ सुन लो क्या लिखा है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को इस तरीके से डिजाइन करो, मतलब तय करो, डिसाइड करो कि जिस असर्शन में प्रॉब्लम है बराबर उस असर्शन के लिए जो कंट्रोल है उसकी चेकिंग हो, उसकी चेकिंग हो। सर मतलब? अरे कंपनी में कंप्लीटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग सिस्टम होता है, एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग सिस्टम होता है। अगर आपको डर एग्जिस्टेंस में, तो कंपनी वालों को पूछो एग्जिस्टेंस के लिए क्या कंट्रोल है, वो चेक करो। इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऐसे डिजाइन करो जिस असर्शन में रिस्क है बराबर उस असर्शन को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम चेक करो। फालतू के इधर उधर के सिस्टम चेक करने की जरूरत नहीं है। बाद में लिखा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी सोच समझ के तय करो, जिस असर्शन में प्रॉब्लम है उसका एविडेंस आप लो। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसका डिटेल्ड ऐसे 330, ऐसे 330 में इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। ऐसे 330 इसका डिटेल आएगा। लेट्स फ्रीज। कभी अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको इतना बताना है कि हर असर्शन का रेलेवेंट एविडेंस अलग अलग होता है, आपने केयरफुली उसको चुनना चाहिए। आपको 3 एग्जांपल देने हैं। इन्वेंट्री में बताना है एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन के लिए सबूत अलग होते हैं। डेटर में बताना है रिकवरी से एग्जिस्टेंस चेक होता है, वैल्यूएशन लेकिन कट ऑफ चेक नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिटर में समझाना है ओवरस्टेटेड है क्रेडिटर्स, नकली है, चेक करने का तरीका अलग है। अंडरस्टेटेड है तो उसको चेक करने का तरीका अलग है। ऑडिट प्रोसीजर इसलिए सोच समझ के तय करनी पड़ती है ताकि प्रॉपर असर्शन हिट हो। ठीक है, लिसन, ध्यान देंगे। अगर मैं ऐसे 500 का माइंड मैप बनाना चाहूं तो पहले ऑडिट एविडेंस, उसके टाइप्स पे उनका ध्यान था, बराबर। एक ही डब्बा है, कितनी बार गिराओगे? ठीक है, ध्यान देंगे। और उसके बाद बड़ा प्यारा सा फ्लो था, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट पे फोकस किया, सफिशिएंट पे, फिर किया अप्रोप्रिएट में। अप्रोप्रिएट में पहले किस पे फोकस किया? रिलायबल। फिर किस पे फोकस किया? रेलेवेंट। अब आखिरी के 2-3 बातें ध्यान। सीए कोर्स की और सीए की खास बात क्या है? सर क्या बात कर रहा है? पैसा। पैसा क्यों है इतना ज्यादा? एजुकेशन, रेप्यूटेशन, नॉलेज। सीएस भी तो होते हैं, सीएस भी तो करते, लेकिन इतना शायद पैसा, इतना शायद, देखो हर फील्ड में अपने टॉप होते हैं। सीएस भी जो बहुत अच्छा है तो वो भी बहुत कमाते हैं, लेकिन सीएस इतना पॉपुलर नहीं हुआ, सीडब्ल्यू इतना पॉपुलर नहीं हुआ, सीए बहुत पॉपुलर है। क्यों? स्कोप बड़ा है। क्यों? फाइनेंस मैनेज करते आता है, टैक्स कम करते आता है। वी आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। कंपनी सेक्रेटरीज आर नॉट रिक्वायर्ड एवरीवेयर, CWS आर नॉट रिक्वायर्ड एवरीवेयर, वी आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। सुनिए, हमारी वैल्यू इतनी ज्यादा है क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कितना भी टर्नओवर हो, हमारी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वी आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज आ गया। अब मैं लड़कों को पूछता हूं, तुमको कभी हो सकता है अभी जिस एज में कन्या है उनको भी नहीं समझता होगा, अनलेस किसका बिजनेस हो, ज्वेलरी का। गोल्ड प्यूरिटी कैसी है आपको पता रहता है? निकाल सकते हैं आप लोग गोल्ड कितना प्योर है? डायमंड वैल्यूएशन समझता है आपको? उसमें कितनी क्लैरिटी है, कौन सा टिंच है, कुछ समझता है? एक बार घूमने गए तो वहां पे घूमते घूमते मैंने देखा ब्लैक डायमंड से, बताया था मैंने, फंस गया था मैं।
पॉइंट इज कि हम इतने सारे इंडस्ट्रीज में ऑडिट करने आते हैं, कभी ज्वेलरी में जा रहे हैं, कहीं पे हम डिफेंस में जा रहे हैं, कभी हम लोग वो ईवी में जा रहे हैं, टेस्ला का भी ऑडिट होता है, कभी हम स्पेस रिसर्च में जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, कभी हम लोग फर्टिलाइजर में ऑडिट करने जा रहे हैं। पॉइंट इज हमारे पास नॉलेज नहीं होता हर फील्ड का। लोग तो हमको बेवकूफ बनाएंगे, कच्चा खा जाएंगे। इसको क्या समझता बोले, ये बोले केमिकल ए है, ये केमिकल बी है, मिला के हम सी बनाते हैं। और सही में ए है कि नहीं, सही में बी है कि नहीं, किसको मालूम। आर्टिकलशिप में मेरी रैगिंग हुई थी। रैगिंग क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना था, तो बोले बोले कल जाने का है तो 2-3 प्लास्टिक के कंटेनर खरीदना। तो खरीदे मैंने, और बोले उनका जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है उसके सैंपल लेकर आना, अपनी बोले लैब है, बोले वहां पे टेस्टिंग करेंगे। अपन गए, क्लाइंट को बोला कि बोले अरे वो सैंपल चाहिए। हैं, कौन है, बोले तू फर्स्ट ईयर आर्टिकल, डेंजरस आदमी रहता फर्स्ट ईयर आर्टिकल। अरे हमको सैंपल चाहिए। झगड़ लिया अपन तो, बोले ऐसा थोड़ी होता, कोई लेके नहीं गया आज तक। बोला मेरे को लेके जाना है, तेरे क्या प्रॉब्लम है, ऑडिटर हूं मैं। अपने को पहले दिन बोला गया था, काम बोला मतलब होना चाहिए, खून खराब हो कुछ भी हो जाए, इट शुड बी डन। अपन झगड़ वगड़ के लेकर आए। फिर मैं जैसे आया, अरे रुक दरवाजे पे, तो तीनों ऐसे जो डब्बे हाथ में लेके आना, बोले सबने स्वागत किया। रैगिंग थी, जरूरत नहीं थी उसकी, ऐसा कोई लैब वैब नहीं था, मजे ले रहे थे, प्रैंक। बट द पॉइंट इज, लोग तो हमको भरपूर बेवकूफ बनाएंगे, तो हमको मदद लेनी पड़ती है एक्सपर्ट्स की। अब एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी, ये केमिकल ए है, बी है, सी है, बस रिपोर्ट में लिखा है, डन। ब्लाइंड रिलायंस कर सकते हैं क्या? अरे कैन वी गो फॉर ब्लाइंड रिलायंस? एक्सपर्ट ने बोल दिया तो बस दुनिया ऐसी रहेगी, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? दैट्स द होल पॉइंट। ऐसे 500 बोलता है कि कभी भी एक्सपर्ट पे ब्लाइंड रिलायंस नहीं करोगे। सुनिए, लिखिए मेरे साथ वहां पे। एक्सपर्ट मतलब कौन? जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज या फिर स्किल है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस है, अदर देन अकाउंट्स और ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट। क्योंकि अकाउंट्स और ऑडिट का एक्सपर्ट तो कौन होना चाहिए? खुद ऑडिटर। ऑडिटर हिमसेल्फ शुड बी वेरी नॉलेजेबल, ही शुड नो एवरीथिंग अबाउट अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसके भी दो टाइप के एक्सपर्ट है। एक मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जिसको अपॉइंट किया जाता है फॉर अकाउंटिंग हेल्प, उसको अपॉइंट करता है मैनेजमेंट। बेटा प्लीज मेरे को यूजफुल लाइफ निकाल दे, हमारी टीम को नहीं आता, फिर मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, प्लीज रेसिडुअल वैल्यू निकाल दे, प्लीज वो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी निकाल दे, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट निकाल दे। ये सब हमारी टीम को निकालने नहीं आता। बोले चिंता क्यों करते? बोले निकाल दूंगा। जिस एक्सपर्ट को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट, ताकि वो किस में हेल्प करे? अकाउंटिंग में। ही इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कौन सा एक्सपर्ट? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जिस एक्सपर्ट को ऑडिटर अपॉइंट करता है, जिसको, देखो फॉन्ट खतरनाक है, इट्स ओके, ऑडिटर को हेल्प करे फॉर ऑडिट, कि भाई तू मुझे ऑडिट में हेल्प कर, उसको बोलते ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से कैसे डील करना, उसको ऐसे 500 लगता है, जो अभी देखेंगे। और हमने किसी को अपॉइंट किया, उसको कैसे डील करना 620 लगता है, वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। खुशी की बात, कितना मजा, बहुत ही बढ़िया बोले। मैक्सिमम लोग ये गड़बड़ करते हैं, एक्सपर्ट पे ब्लाइंड रिलायंस करते हैं और उनको बेवकूफ बनाया जाता है। बस रिपोर्ट ली, काम खत्म, रिपोर्ट ली, काम खत्म। अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड रिलायंस। इतने बड़े आदमी ने लिखा है तो अच्छा ही होगा, बराबर। नाउ
ऐसे 500 बोलता है, भाई तो सुनो, तुमको अगर तुम्हारे फाइल में मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट को रखना है और उस पर भरोसा करना है तो प्लीज ब्लाइंड रिलायंस मत करो। क्या मत करो? ब्लाइंड रिलायंस मत करो। 3 स्टेप, 3 स्टेप। पहले, बंदा होनहार बुद्धिमान शक्तिमान है क्या? बंदा सही है क्या? उसमें काबिलियत है क्या एक्सपर्ट बनने की? दूसरा, मेरे को कुछ तो नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का। तुम चले एक्सपर्ट का काम चेक करने के लिए, तुमको कुछ भी नहीं आता उसमें से, तुमको कुछ आता ही नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग, एबीसीडी भी नहीं मालूम, तो तुम क्या चेक करोगे एक्सपर्ट का काम? तो थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा पहले, बिना नॉलेज के नहीं चलेगा। और तीसरा, अब उसकी रिपोर्ट और उसके डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करो। 3 बातें करो, उसके बाद अगर तुम्हारा मन संतुष्ट हो गया, अरे वाह क्या काम किया तूने, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया, तो उस पर पूरा भरोसा आप कर सकते हो। कितने स्टेप है साहब? 3। ध्यान देंगे। स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक जो भी इंटर में क्वेश्चन पूछे गए स्टेप नंबर 1 पे पूछे गए। या तो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं वो बता दो, या फिर स्टेप 1 को और आगे बता दो। स्टेप 2 और 3 के डिटेल में कभी गए नहीं बोलो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं तीनों बताऊं। स्टेप नंबर 1, बंदा सही होना चाहिए। ही शुड बी कॉम्पिटेंट, ही शुड बी, अरे ही शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब नॉलेज, स्किल्स, यहां पे क्वालिफिकेशंस। बंदे में सुनो, मैं कैसे याद रखता हूं कॉम्पिटेंस, मतलब कोई भी बंदा पहले डिग्री लेता है तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। इसके पास में स्किल्स है काम करने की। फिर कैपेबिलिटी। सर कैपेबिलिटी क्या होती है? टाइम, टीम, इक्विपमेंट। इसके पास टाइम है क्या काम करने के लिए? टीम है क्या इसके पास? जो इक्विपमेंट लगते वो इक्विपमेंट है क्या? टाइम, टीम एंड इक्विपमेंट। तीसरा, ही शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वर्ड के 2 मतलब थे। पहला था गोल, दूसरा बीइंग अनबायस्ड। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सनल रिलेशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग सबको बाजू में रखकर एविडेंस को न्यूट्रल तरीके से इंटरप्रीट करके अपने डिसीजन लेना, उसको बोलते बीइंग अनबायस्ड। एक्सपर्ट का कंपनी के साथ कनेक्शन है, अरे ये तो शेयर होल्डर है, 40% शेयर है इसके पास, ये तो जुड़ा हुआ है कंपनी से, ये क्या रिपोर्ट देगा? अरे ये क्या रिपोर्ट देगा? अरे एमडी का भांजा ही है, ये क्या रिपोर्ट देगा? इसकी साल की फीस में से 90% इस कंपनी से आती है, हिम्मत है कि इसकी कभी नेगेटिव रिपोर्ट देने की? अरे तो जुड़ा हुआ है कंपनी से यार, मैं इसकी रिपोर्ट पे भरोसा कर नहीं सकता। अरे तो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है, कंपनी बोलते बैठ बैठ जाता है, खड़े हो जाता है, अरे भाई इस पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको स्टेप नंबर 1 बंदा सही है क्या, नंबर 1 क्या चेक करेंगे? उसका कॉम्पिटेंस, फिर उसके कैपेबिलिटी, टाइम, टीम, इक्विपमेंट, और उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिविटी। बिना किसी प्रेशर में, बिना किसी दबाव में निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर काम कर पाएगा क्या ये बंदा? कैसे समझेगा? बहुत सिंपल, पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लो। अरे उसके क्वालिफिकेशन के पेपर्स है क्या, वो देख लो। एक्सपर्ट बनने के बाद उसने कितने आर्टिकल्स लिखे, कितने पेपर्स, आर्टिकल, रिसर्च पेपर लिखे, बुक्स लिखे, वो देख लो। अरे भाई मजा आ गया, क्या क्वालिफिकेशन है, भर भर के, क्या रिसर्च पेपर लिखे, क्या किताबें लिखी है, दिल खुश हो गया भैया, इसमें बहुत नॉलेज है, भर भर के नॉलेज, बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं? इसके साथ में आपका पहले कोई अनुभव है क्या? आपने पहले कभी इसके साथ में काम किया किसी असाइनमेंट में? आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या? अरे काम किया था भाई, क्या सिस्टमैटिक काम था, ऐसी फाइलें तो किसी ने बनाई नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो किसी ने बनाई नहीं, जोरदार काम, बोले एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। अरे लेकिन मैंने तो काम नहीं, मिल लेते ना, फिर एक्सपीरियंस नहीं तो मिल लेते। अरे 10 बातें करेंगे ना, नॉलेज झलकता है बंदे का, कितना नॉलेज समझ में आ जाएगा। 10 बात करेंगे उससे एब्सोल्यूट क्लैरिटी। दूसरे एक्सपर्ट से बात कर जो इस फील्ड का है, यार तू तो फ्री नहीं है मेरे को पता है, लेकिन तू बता ना ये बंदा कैसे है, तेरे को इस फील्ड का पूरा नॉलेज है,
एग्जाम्पल एक्चुअरी, अरे नाम सुना है क्या? होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान लोग होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट, दे हैव एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड टू फाइंड आउट। इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रीमियम ले, प्रीमियम कितना कलेक्ट करना, वो बताते भाई साहब। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगाते एक्चुअरीज। बोले बहुत बढ़िया, अरे अच्छा एक्चुअरी है, बोले पूरा भरोसा कर। देखो ग्रुपिंग अगर मैं करूं, 2 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए डॉक्यूमेंट बोलकर, डॉक्यूमेंट कि भाई ये 2 पॉइंट आपको याद रहेंगे, 2 तरह के डॉक्यूमेंट। और ये 3 पॉइंट याद रहेंगे एक्सपर्ट का नाम सुनकर, एक्सपर्ट नहीं, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। हमारे पास एक्सपीरियंस है तो वो रिकॉल कर लो, नहीं होगा तो जाके मिल लो, बातचीत कर लो, और कोई दूसरा बंदा होगा तो उससे, अरे दूसरा बंदा होगा तो उससे बात कर लो, बात बन गई भाई, फुल मार्क्स। डॉक्यूमेंट में बहुत मजा आया, एक्सपीरियंस में बहुत मजा आया, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ना लिसन, आप ब्लाइंडली नहीं जा सकते, इसलिए आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। जैसे एक्चुअरी है, कौन है एक्चुअरी? भाई बाकायदा प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ कंपनी में ऑडिट करने गए थे, एक्चुअरी की टीम ने आके प्रेजेंटेशन दिया था कि हमारे फील्ड के कुछ बेसिक्स आपको बताते हैं कि हम कौन सा अप्रोच, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, हमारे कैलकुलेशन में कितना एरर रहता है, कौन सी सबसे सेंसिटिव चीजें है। थोड़ा सा नॉलेज खुद ले लो। तुम्हारी टीम शॉर्ट कोर्सेस करना पड़ता है, आप जा रहे हो स्पेस रिसर्च में, आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपकी टीम को शॉर्ट कोर्स करवा दो, थोड़ा तो नॉलेज आ जाए, दूसरे एक्सपर्ट से मिलवा दो कि इनको थोड़ा ट्रेन कर दो। नॉलेज लेना पड़ता है, बेसिक नॉलेज, कि किस तरह के फॉर्मूलाज, मेथड्स, डेटा, अजम्पशंस आप क्या यूज करते हो। देखो लिखा है स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग वर्क ऑफ एक्सपर्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड, अजम्पशंस, मेथड्स। भाई साहब इस फील्ड में किस तरह के मेथड्स, अजम्पशंस लगते हैं, मेथड्स लगते हैं, उसमें किस तरह के अजम्पशन, डेटा यूज करते हैं, उसका ओवरव्यू ले लो, डन। एक्चुअली को फोन किया, एक्चुअली कंपनी में ग्रेचुटी का बहुत बड़ा प्रोविजन है, सबको ग्रेचुटी समझता है क्या? यस नो? पॉपुलर तरीका होता है 1 मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड। अगर किसी एम्प्लॉय ने 50 साल काम किया तो 50 महीने की सैलरी मिलेगी एज पर लास्ट ड्रॉन सैलरी, एज पर लास्ट ड्रॉन सैलरी। भाई साहब प्रोविजन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। सपोज 1000 एम्प्लॉय है, सपोज 1000 एम्प्लॉय है, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कितने एम्प्लॉयज हमारे साथ चलते रहेंगे, नेक्स्ट इनकी सैलरी क्या रेट से ग्रो होगी, नेक्स्ट इतने पेमेंट करने पड़ेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है। बाप रे, क्या निकालना पड़ता है? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, और इसको बांटना पड़ता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आपके कोर्स में नहीं, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इट्स अ कॉम्प्लिकेट प्रोसेस। एम्प्लॉयज हमारे साथ कितने साल चलेंगे, उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या रहेगी, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, उसको अगले 20-25 साल में बुक करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, वो आपके पास में आएगा। सुनिए स्टेप नंबर 3, उसका काम चेक करना कैसे। ए भाई एक्सपर्ट बैठ, बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले बता एम्प्लॉय का डेटा कहां से मिला? बोले एम्प्लॉय का डेटा वो सीएफओ के मेल आईडी से आया था। हाँ, कहां है वो डेटा? अरे भाई बेसिक डेटा, एम्प्लॉय का डेटा कंप्लीट होना चाहिए। अबे क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तेरे 700 दिख रहे, इधर 1000 है, 300 का फर्क है, तेरा कैलकुलेशन ही गलत है, कैलकुलेशन ही गलत है। हर असाइनमेंट में हमको पता था सबसे आखिरी में एक्चुअली की रिपोर्ट मिलती, तंग हो जाते, अरे ला दे रिपोर्ट। एक असाइनमेंट में गए, पहले दिन रिपोर्ट दे दी है, पहले दिन रिपोर्ट। अपने को सैलरी चेक करना था, उसको बोला अरे दोपहर को आता हूं मैं लंच के बाद, सैलरी चेक कर लेंगे। अरे नहीं बोले 2 दिन बाद आओ। क्यों? वो एम्प्लॉय रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, इस साल की एंट्रीज बाकी है कुछ, तेरा एम्प्लॉय का डेटा कंप्लीट नहीं है, लेकिन तूने तो इस साल की एक्चुअली की रिपोर्ट दे दी, फिर उसको क्या भेजा? पिछले साल का डेटा। 1 मिनट, रिपोर्ट इस साल की और डेटा पिछले साल का, पिछले साल भी ऐसे ही किया था। ओ भाई
आपके सीनियर भी ऐसे ही करते। देख, मेरे को नहीं मालूम मेरे सीनियर ने क्या किया था, पहले वाले ने क्या किया था, मेरे को इतना मालूम है अगर मेरे मैनेजर को यह बात पता चली कि ऐसा अनर्थ हुआ है तो वो तो मेरी बैंड बजाएगा। मैं ये कोई रिपोर्ट एक्सेप्ट करने वाला नहीं। अपन ने जाके मेल करवा दिया, वी डोंट एक्सेप्ट योर एक्चुअरीज रिपोर्ट। डेटा पिछले साल का और रिपोर्ट इस साल की, अनर्थ है। फिर उसने वापस फिर 15-20 दिन लगाए, फिर रिपोर्ट मिली। लेकिन एक्सपर्ट की भी क्या गलती अगर उसको डेटा ही गलत मिला तो? वो तो एक लाइन लिखते था रिपोर्ट में, वी मेड अवर कैलकुलेशंस एज पर डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। वो थोड़ी चेक करता डेटा बराबर है कि नहीं। आपको जाकर देखना पड़ेगा कार डेटा कंप्लीट था क्या, एक्यूरेट था क्या, रेलेवेंट था क्या। कौन सा डेटा होना चाहिए, बजटेड की एक्चुअल्स? अरे बजटेड की एक्चुअल्स, एक्चुअल्स सुनो, इसलिए ये लैंग्वेज दगाबाज है। यहां पे रेलेवेंट का मतलब है, यहां पे रेलेवेंट मतलब सूटेबल, मतलब क्या, सूटेबल। एक्चुअल डेटा होना चाहिए, बजटेड डेटा नहीं होना चाहिए। फिर अजम्पशंस और मेथड्स, रेलेवेंट फिर से सूटेबल। भैया ये तेरा जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का, इस इंडस्ट्री को मैच करता है क्या? इस इंडस्ट्री को मैच करता है कि इट शुड बी रेलेवेंट। अजम्पशंस रीजनेबल होने चाहिए। तू क्या ले रहा है, सैलरी क्या रेट से ग्रो होगा? 2%। अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक है। इंडस्ट्री में ट्रेंड है कम से कम 5 से 10% से ग्रो करती है। तूने जो 2% लिया वो गलत है। डिस्काउंटिंग रेट क्या लिया, 25%। कौन से जमाने में तू? मार्केट में रेट चल रहा है 10%, 12%, 25% कहां से आ गया? तेरे अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल लाइफ से मैच नहीं होते, उससे दूर दूर तक नाता नहीं है, दे आर अनरीजनेबल। गलत तेरे कैलकुलेशन। एक इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो पूरा वैल्यूएशन बदल जाता है। देखो बहुत आसान है, क्विकली। डेटा कैसा होना चाहिए? अरे डेटा कैसा होना चाहिए? कार कंप्लीट, एक्यूरेट और रेलेवेंट। मेथड कैसी होनी चाहिए? रेलेवेंट। अजम्पशन कैसे होनी चाहिए? रीजनेबल। अब तूने रिपोर्ट दी, अबे तेरे रिपोर्ट में क्या ही है? अगले साल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 5 साल बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10 साल बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 20 साल बाद कितना पेमेंट। अबे ओए, फ्यूचर में कितने पेमेंट करने पड़ेंगे ये नहीं दिखाना पड़ता बैलेंस शीट में। आज प्रोविजन कितना बनाओ वो बता, वो तो लिखा ही नहीं है तेरे रिपोर्ट में। क्या करूं इस सब का? तेरे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होना चाहिए प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इतना चाहिए, जो मुद्दे की बात है वो गायब है। और तूने सारी बकवास लिखी है कि फ्यूचर में पेमेंट्स कितने पड़ेंगे। और अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आप जाएंगे सीए फाइनल में, एफआईआर में जैसा पढ़ाएंगे, भाई साहब नोट्स टू अकाउंट्स में बहुत सारे डिटेल्स जाते हैं। ग्रेच्युटी के ओपनिंग बैलेंस कितना था, इस साल का कितना है, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, फलाना ठिकाना, तेरे रिपोर्ट में सब दिखना चाहिए। ग्रेच्युटी से रिलेटेड जितनी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती तेरे रिपोर्ट में दिखनी चाहिए। तेरे रिपोर्ट में दिखेगी तो तेरी रिपोर्ट रेलेवेंट है। अरे तेरी रिपोर्ट रेलेवेंट है। अच्छा, रीजनेबल ±5% तू बोलेगा तो मैं तेरी बात मानूंगा, बोले एकदम परफेक्ट है, बहुत मजा आया, कोई चिंता नहीं। तू बोलेगा ±50% है, ±50% है, मेरे को तेरी रिपोर्ट में मजा नहीं है। और तेरी रिपोर्ट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए अदर ऑडिट एविडेंस। तेरी रिपोर्ट में लिखा है कि अगले साल इतना पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो हिसाब है। तू बोलता है 25 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, मेरे पास हिसाब है 50 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी सबूतों से मैच ही नहीं होता तेरा। लेट्स फ्रीज गाइस, ध्यान देंगे, लिसन। क्या हम एक्सपर्ट पे ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हैं? हैविंग सेड दैट, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी जनता ऐसे ही करती है। एक्चुअली की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में देखती है आंकड़ा, इधर देखती है आंकड़ा, ऑडिट खत्म। और फिर जाके कहीं पे कुछ गलती हो गई, और हमारी क्या गलती है, ऐसे में तेरी पूरी गलती है। ऐसे में तेरे को 3 स्टेप्स बोले, तूने परफॉर्म नहीं किया, यू शुड बी पनिश्ड। एक्सपर्ट की गलती तो है ही, उसको तो जेल भेजेंगे, लेकिन तू भी चक्की पीसेगा। स्टेप नंबर 1 क्या चेक करते? उसका कॉम्पिटेंस, उसका कैपेबिलिटी, उसका ऑब्जेक्टिविटी। कैसे चेक करेंगे? 2 डॉक्यूमेंट्स है, कौन से? क्वालिफिकेशंस, उसके रिसर्च पेपर्स, बुक्स। एक्सपीरियंस में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, नहीं होगा तो जाके मिलो और किसी और एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस क्या बोलता है। सेकंड स्टेप, नॉलेज ऑब्टेन करो। किस तरह के मेथड्स लगते, किस तरह का डेटा अजम्पशंस लगते, उसका नॉलेज लो, ओवरव्यू लो, थोड़ा तो समझो। स्टेप नंबर 3, उसका काम चेक करो। क्या चेक करते? कोई भी कैलकुलेशन करना है, पहले क्या लगता है? डेटा। डेटा शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट, रेलेवेंट। Assumptions and method, they should be relevant and reasonable.
आखिरी में जो रिपोर्ट बन रही है दैट शुड बी रेलेवेंट, काम की चीजें उसमें, वो भी रीजनेबल हो, एरर ±5% चलता है, और जो सब तेरे रिपोर्ट में लिखा है वो बाकी चीजों से मैच होना चाहिए। अगर ये 3 स्टेप हुए तो मैं तेरी रिपोर्ट पे भरोसा करूंगा, ठीक है, एंड देन आई फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बात समझिए सब? यस नो? क्विकली, बस ऐसे फाइनल में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं याद दिला दूं। शुरुआत हुई थी ऑडिट एविडेंस क्यों जरूरी है, फिर हुआ व्हाट डू मीन बाय ऑडिट एविडेंस, 2 तरह के रिकॉर्ड्स है, कौन से? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर रिकॉर्ड्स। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, फिर हमने पढ़ा कुछ सबूत आते इंटरनली और कुछ आते एक्सटर्नली। फिर हम आगे बढ़े मेथड्स, 7 मेथड्स है सबूत इकट्ठा करने के, 7 मेथड्स है, 7 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। फिर हमने एक एक मेथड में आगे गए, 2 मेथड पे शॉर्ट नोट देखे, कौन से? इंस्पेक्शन, कौन सा? इंस्पेक्शन, और कौन सा? इंक्वायरी। आज हमने शुरुआत की इलेक्ट्रॉनिक डेटा से चैलेंज निकलते 2, या तो कम समय के लिए होते और कुछ तो, या तो कम समय के लिए होते और कुछ तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उसके 2 सॉल्यूशन है, या तो बैकअप ले लो, रिटेंशन करवाओ, या तो जाके देख लो। फिर प्यारा फ्लो शुरू हुआ, सबूत हो तो कैसा हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, उसका शॉर्ट नोट था। फिर अगला शॉर्ट नोट था किसका? सफिशिएंट। फिर अगला था अप्रोप्रिएट, फिर अगला था रिलायबल, फिर अगला था रेलेवेंस, और उसके बाद कैसे भरोसा करे, कैसे भरोसा करे, किस पे? मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे। करेक्ट। इसका रिवीजन आएगा, उसको अच्छे से सुनिए, कल खत्म करते इसका माइंड मैप बनाते, इसके क्वेश्चन आंसर देखते, ठीक है, और फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट।